मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी एक बार फिर नए सेगमेंट्स के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए और लजीज़ खानों के साथ आप सबके सामने हाजिर है। नाज़रीन किराम, हमारी इस ट्रांसमिशन को पसंद करने के लिए एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी दी हुई तजावीज़ की रोशनी में हमारे इस ट्रांसमिशन को और बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें। हमारी इस ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमें जिन करम फरमाओं ने, हमारे जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे साथ ताउन किया है, उनमें पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप, रूमी ग्रुप, डाइनर्स और मिसाफ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका कहना है अब लाइट नहीं जाएगी। को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डाक्स प्रॉपर्टीज़, कंट्री बिल्डर्स, शायान बिल्डर्स और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, और हमारे मलबूसात के पार्टनर डोला अटायर के भी हम मशकूर हैं मोहतरम अमजद डोला साहब के, जो हमारे साथ हैं इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने के लिए। आइए चलते हैं, तिलावत, नात और बयान के साथ आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ अदब का आला मक़ाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मक़ाम आया। फ़ज़ा में लबैक की सदाएं, ज़फ़श ताश गूंजती हैं। फ़ज़ा में लबैक की ज़फ़श ताश गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये कि इसका नाम आया। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे कि इसका नाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर। ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए ग़ुलाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना सलाम लीजिए ग़ुलाम आया। ये कहना आका बहुत से आशिक़ तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना आका
बुलावे के मुंतज़िर है, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया। ज़ही मुक़द्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हिकिड़ी हदीस आहे कि अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के फ़रमाया कि जाओ अल्लाह से पूछ कर आ जाओ कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब जगह कौन सी हैं और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह कौन सी है। तो जिब्राइल अमीन जॾहिं जवाब गिनी ने पुगिया तो अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकिड़ी ॻाल्हि चया कि आज मुझे अल्लाह ने अपने इतना करीब किया कि इससे पहले कभी इतना करीब नहीं किया। इंजे ले कि अज हिकिड़ो जो सवाल हो तो साइल दरअसल अल्लाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, अल्लाह जी महबूब तरीन हस्ती। तो अल्लाह ताला उन्हीं जे इकराम में कि तुम मेरे महबूब की तरफ से सवाल लेकर आयो, इतनो करीब करिया जिब्राइल अमीन के पची फरमाया कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह बाज़ार है। हाणे जो माशाल्लाह उम्रे ते हरमैन शरीफ़ैन ते हुन था, हज में हाजी हुन था ने बियो पां सारे लम्हात में मुख्तलिफ़ जो कारोबारी सेलूं हुन थियूं, कारोबारी मुनाफ़े पां के नज़र अचन था। तो इनमें याद रखूँ पा कि ये जो हदीस अल्लाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, मदीना मुनव्वरा में बयान फरमाया, बाज़ार मदीना जो होए, मक्के जो होए, पंहिंजा कराची जा पाकिस्तान जा बाज़ार उन बाज़ार अल्लाह के पसंद ना है। ख़ास करीने ये जो ताकरातो इन आखिरी अशरो आए इन जे बाद लैलतुल जाइज़ा पाँ बाज़ों का जी जो चांद नज़र अचे तो बस फ़ौरन पाँ गफलत में हली वञूं था ने पाँ समझूं था कि इबादत जी छुट्टी। हालांकि तो छेलो डी आए रोज़ाना इफ़्तार जे वक्त जो जहन्नम से क़ैदी आज़ाद थिन था रमज़ान में, तो छेले डी इफ़्तारी जे टाइम ते उतरी तादाद जो सज्जे रमज़ान में थी, अल्लाह इतनी तादाद छेले डी में जहन्नम से क़ैदी आज़ाद करन था ने। इन जे बाद जो ईद से पहला वारी रात आहे, इन जो नाम लैलतुल जाइज़ा है, इनाम जी रात है। यानी अल्लाह जिनके इनाम जी रात चुन, आसमाने में इनाम जी रात चो आहे, फ़रिश्ते इनके इनाम जी रात चुन, तो इनमें कितरो इनाम पाके मिली रहियो हुनो ने। ई जो रात आहे ई अकड़ी शाबान जी रात, जो शाबान जी 15वीं रात शब बारात ने हकड़ी जो ईद से पहला वारी रात आहे, ई लैलतु ईदिल मलाइका भी चवाए थी। फ़रिश्ते जी जो आसमाने जे मथे ईद आहे उनजी ई रात आहे ने। जो इनमें जाग कर इबादत करे तो जागी ने इबादत करे तो उन जो दिल मुर्दो न थीनो ने। इनमें दुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमान था कि कबूल थिए थी।
तो पाँ के पाँ सजी रात ना करी सकजे इबादत तो लैलतुल जायज़ा जो अहतमाम, इनमें भी सलातु तस्बीह, इनमें भी दुआयूं, इनमें भी इस्तिग़फ़ार, ख़ास करीने पाँ के जितरो अख़ीर लम्हात रमज़ान जा थिया करन पंहिंजो इस्तिग़फ़ार वधी वेंदे। पंहिंजे मथे हिकिड़ी कैफ़ियत ई थिए अल्लाह के पाँचों के माँ अबदना का हक़ का इबादत है कि अल्लाह जैसे आपकी इबादत करनी चाहिए थी वैसे न की। माँ अरफ़ना का हक़ का मारिफत, जैसे आपको पहचानना चाहिए था वैसे मैंने नहीं पहचाना। और जिन जे अंदर इस्तिग़फ़ार जी कैफ़ियत उनी, इस्तिग़फ़ार अमल जे आख़िर में ई अमल जी कोताहीअ के ख़त्म करी विझे तो। नमाज जे आख़िर में पां पढ़ूं था रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सलाम जे बाद पां पढ़ूं था अल्लाहु अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। पां के हुकुम आए पूरो ॾींहुं ऐं रोज़ो रखिया, सॼो ॾींहुं पूरो वराई गुज़ारियो त मग़रिब से पहला इस्तिग़फ़ार करो, सॼी रात ऐं इबादत करो तो भी ऐं सहरी जे टाइम ते इस्तिग़फ़ार करो। वबिल असहारि हुम यस्तग़फ़िरून। मुत्तक़ी जो हज़रात उन था सॼी रात इबादत करनि था, इन जे बावजूदि सहरी जे टाइम ते इस्तिग़फ़ार करनि था कि अल्लाह जीअं इंजी इबादत करी खपे ऐं ना करी सघूं। तो पांखे खपे कि पां रमज़ानुल मुबारक जो ये अख़ीर पंहिंजा लम्हात आहिनि, पां कोशिशि करिजे बाज़ार से पां दूर रहिजे। ई रमज़ान जी भी हिकिड़ी तैयारी हुई, पां खे पहला बदे की करी गिना हुआ है। सख़्त ज़रूरत जे वक़्त भी कम से कम वक्त ले पां विनूं, कोशिश करूं पंहिंजी बाइड़ियूं, पंहिंजा बच्चा, पंहिंजा बदे घर वारा ई अख़ीर जो अशरो आहे जॾहिं अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछते जे घर वारे के भी बिस्तर ते ना वञण ॾिना हुआ, कोशिश कंदा हुआ कि वो जागी ने इबादत करनि। बाज़ार तो बहुत दूर जी ॻाल्हि आहे, आराम से मना करना हुआ, बाज़ार तो बहुत दूर जी ॻाल्हि आहे। ख़ासि करीने ईद से पहले वाली रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पां के इतनी इबादत करने की तौफ़ीक़ दिए कि जॾहिं पां ईद करजे तो पां खे हक़ीक़ी ख़ुशी नसीब थिए। ये ईद जो है इनकी हक़ीक़ी ख़ुशी उनके मिले थी कि जो पूरी मज़दूरी जो है करेगी नहीं तो हणे वो बदलो गिनल ले ईदगाह में पुगे तो अगर पां मज़दूरी नहीं करूँ तो पां करो बदलो गिनल ले विनना ने पाके कुरो ईद जब भी फ़ज़ाइल ने इनाम मिलना। तो अल्लाह ताला पाके इन मुबारक लम्हात में बाज़ारे से दूर रही ने वधारे में वधारे वक्त मस्जिदे में ख़ास करने जो अशरा एतिकाफ़ में नए वही रहा तो वो भी नफली एतिकाफ़ करी सघनि था। जॾहिं मस्जिद में दाख़िल थियूं पां एतिकाफ़ जी नियत करी गिनजे, ये नफली एतिकाफ़ है। 4 कलाक 5 कलाक अध रात जितरो भी पां मस्जिद में रहना नियत काल हिसाब से तो ज़रूरी थी वियो है। पां मोबाइल अटेंड करूँ था, दुनियावी ॻाल्हि करी गिनूं था, कोई चीज़ खाई पी गिनूं था, सेरी करी गिनूं था, इफ्तारी तो एतिकाफ़ जी नियत जे बग़ैर ना कराओ। ये मस्जिद जी भी बेअदबी है, बेहुरमती है, पंहिंजी नेकियूं इनसे ज़ाहिर थींदियूं दुनियावी ॻाल्हि करण से। तो अल्लाह ताला पां खे मस्जिद जो तक़द्दुस जी रिआयत करण जे साथ वधू में वधू पंहिंजे बाइणीअ के भी नमाज़ी जगह ते पुते जी जो घर में नमाज़ी जगह हुई माड़वे के मस्जिदे में ख़ास कर ई लम्हात में ने सजी ज़िंदगी अल्लाह ताला बाज़ार से ने बाज़ार में जो पां वक्त ज़ाया करूँ था ख़ास कर इन हरमैन शरीफ़ैन में अल्लाह ताला पां के बचाए ने पंहिंजी नेकी के भी हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests. Elegant and spacious lift lobby, equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद और वेलकम बैक हमारे इस खुशलहान तिलावत नात और बयान के बाद अब बारी होती है हमारे उस सेगमेंट की जिसमें हम मुलाकात कराते हैं हमारी बरादरी के, हमारी कम्युनिटी के, सोसाइटी के उन नौजवानों से जिन्होंने न सिर्फ अपने शोबे में बल्कि किसी और अपने मखसूस शोबे से हट कर और शोबों में भी अपनी ज़िंदगी को वक्त किया है और मुख्तलिफ ऐसे शोबे यकीनी तौर पर मौजूद हैं। तो नौजवान सितारे इसी किस्म की बातों और चिट चैट पर मुश्तमिल हमारा ये सेगमेंट है। तो आज के हमारे इस नौजवान सितारे में हमने जिस नौजवान को दावत दी है उसने अर्ली एज में अपने लेगेसी बिज़नेस बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन के बिल्डर्स के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया अपने फैमिली के साथ। और साथ ही साथ इनकी एक और वजह शोहरत में बयान करूं कि ये कीन क्रिकेट सपोर्टर भी हैं, ख़ुद क्रिकेटर भी हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते भी हैं और कम्युनिटी क्रिकेट को ख़ास तौर पे और कॉर्पोरेट क्रिकेट को उमूमी तौर पर वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और शहर कराची क्रिकेट में अपना एक मुनफरिद और मोतबर मकाम रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सुमैया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जनाब हारिस अल्ताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। हारिस बहुत शुक्रिया आज के इस मौके पर रमज़ान के इस बारबरकत महीने में नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए यकीन तौर पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम नौजवानों को बुलाएं, उनसे बात करें और आपके किसी एक ऐसे जुमले से अगर उनको कुछ मोटिवेशन मिलती हो तो शायद हम समझते हैं कि हमने अपना हक अदा किया और आपने अपना आना यहाँ वसूल किया। आगाज़ करूँगा हारिस, मेमन कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, सुमैया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक मोतबर तरीन नाम है अपने शोबे का। कैसे आगाज़ होता है? रिवायती अंदाज़ जो एक मेमन कम्युनिटी का होता है कि मैट्रिक इंटर हुआ तो घर वालों ने कहा कि भाई आप थोड़ा बिज़नेस की तरफ भी आना शुरू करें, क्या यही आगाज़ था या कोई और हादसाती या कुछ और इसके अंदर ऐसी कोई नई चीज़ छुपी है जो हारिस अल्ताफ़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनी? नहीं, वैसे चलो बिस्मिल्लाह, आगाज़ तो यही था स्टार्ट से। मैट्रिक किया था, अब अब्बू ने भी बोला था और ख़ुद का एक शौक़ भी था, काम करने का लगन भी थी साथ में। तो मैट्रिक के बाद चाचा थे, उनके साथ हम जाते थे सुबह साइटों पे, चक्कर लगाते थे, देखते थे चीज़ों को, समझते थे काम को। फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई होगी तो काम भी अच्छा होगा, बिल्कुल सही, साथ लेके चलना होता चीज़ों को। फिर इंटर हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी और काम की तरफ और बढ़ते गए, चीज़ें समझते गए आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर पूरा ही काम में घुस गए। जितना पढ़ सके उतना पढ़ा, फिर बाकी काम में लगे जो एक मेमन का है। मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। हारिस, बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो जैसे मैं और आप हमेशा कहते हैं कि कुछ 72 से ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सपोर्ट कर रही होती है और ऐसा कुछ सिर्फ ये एक इंडस्ट्री नहीं है, अगर ये चलती है तो 72 दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी चल रही होती हैं। पहले तो ये बताइए कि इस शोबे में आपको एक कभी ऐसा लगा कि उकताहट हुई क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो आपका शौक़ नहीं होता,
करना कुछ और चाह रहे होते, लेकिन क्योंकि फैमिली लेगेसी चल रही होती है तो कोई स्टार्टअप नए लेने का शायद हौसला नहीं होता, या हारिस सोच समझ के बिल्कुल मनसूबाबंदी के साथ इस फील्ड में आया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फील्ड में आए हुए कम बेश कितना अरसा हो गया? मैं समझ लें कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए माशाल्लाह से। मेरी उम्र 35 साल हो गई है, तो 20-21 साल की उम्र से मैं इस चीज़ में लग गया था, काम से लगन थी। क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है कि हमें उसमें हर चीज़ में हर साल कुछ ना कुछ नई जिद्दत आती रहती है। आप जितना इस काम में घुसोगे उतनी नई चीज़ है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनने में 3 साल लगते हैं। जी 3 साल एक मिनिमम नॉर्मल प्रोजेक्ट को, बड़ा प्रोजेक्ट तो 5 साल भी लगते हैं। तो उसको ख़त्म करने सालों साल में आप खुद देखते हैं नई चीज़ जिद्दत आती रहती है, कोई ना कुछ नई चीज़ आती है। कभी किसी टाइल में आ रही है, किसी एलिवेशन में आ रही है, किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आ रही है, तो आपको उस नई जिद्दत को लेके आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है उस चीज़ को लेके। हारिस कभी ऐसा हो, ये वो सवाल है जो सम टाइम जो है कोई भी बिजनेसमैन सोच सकता है, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि कभी ऐसा हुआ यकीनी तौर पर जब आप प्लानिंग फेज पर होते हैं, एक प्लॉट है, इस प्लॉट पे हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें एड ऑन्स करनी है, आजकल तो एम्यूनिटीज़ का भी बहुत बड़ा जो है ना चंक आ गया इसमें, कभी ऐसा हुआ कि एक काम स्टार्ट में कुछ और सोच के शुरू किया और फिर ज्यों वक्त के साथ साथ जैसे आपने कहा कि जिद्दत आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको ऐसा लगा कि अब ये इंडक्ट हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, ऐसा हो जाता है कई बार? अल्ताफ भाई, लोगों को लगता है कि एक बिल्डर का काम बहुत आसान है, प्लॉट लिया, खरीदा, बिल्डिंग बनाई, पैसे कमाए, घर चले गए। ये ड्रिंक नहीं है कि पी लिया और खत्म हो गया। आसान नहीं, ये 4 साल 5 साल की मेहनत है, पूरे घर वाले सब लगे हुए होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। फैमिली बिजनेस है तो वाले साहब, चाचा, हमारे पार्टनर दाऊद भाई हैं, शुएब भाई हैं, सब साथ लगे होते हैं। तो प्लानिंग खाली प्लॉट लेके खाली बनाने, उसको प्लानिंग फेज़ में कम से कम 6 महीने लगते हैं, कम से कम 6 महीने इनिशियल उसमें प्लानिंग फेज़ में, फिर उसको नक्शा पास कराने में उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको देखना है कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है, कि फ्लैट की साइज़ क्या होनी चाहिए, उस चीज़ को लेके बहुत गौर से देखना पड़ता है। एक एक चीज़ को, एक फ्लैट चेंज करने के उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं कि आपको चाहिए। अब हम कुछ सोच के चल रहे होते हैं, हम साल बाद खुद जाते हैं तो देखते हैं कोई नई चीज़ आई है। और अम्यूनिटीज़ की आप बात कर रहे हैं तो अम्यूनिटीज़ अब पब्लिक की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए, ये हर बिल्डर को देनी भी चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि आजकल की ज़रूरत है। जो हालात है, तो जो फैमिलीज़ होती है वो बोलते हैं कि बिल्डिंग के माहौल में ना हम उसमें बैठे रहे, हमारा बच्चा जो है वो यहीं रहे, जिम भी यहीं, स्विमिंग पूल भी यहीं, जिम भी यही, बच्चों के लेडीज़ का जिम है, मसाजिद भी यहीं, प्रेयर एरिया भी वहीं, वॉकिंग ट्रैक भी बन जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें, तो उसमें फैसिलिटीज़ होती है, नीचे ट्यूशन सेंटर बन जाते हैं, तो सारी बिल्डिंग के बच्चे गेट टुगेदर हो जाता है, नीचे खेलने का प्ले एरिया बच्चों का बन जाता है, जिम्नेजियम बन जाता है, तो एक पब्लिक एक्टिविटी भी होती है, लोगों का इंटरेक्शन भी होता है, सोशलाइजिंग भी हो जाती है इससे। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है और नो डाउट इसका बड़ा फ़ायदा है कि जब नॉर्मली जो है, जब आपसे पहले कहें को कोई एक फ्लोर दूसरे फ्लोर के लोगों को पहचानता नहीं था, लेकिन अब क्योंकि इस किस्म की कम्युनिटी और एक्टिविटीज़ और एम्यूनिटीज़ का आगाज़ हो गया है, तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में ना सिर्फ मिलती हैं, बल्कि अब तो बहुत सारे जिसे कहते हैं कि रिश्तेदारियाँ भी हो जाती हैं उसमें, और आपकी बिजनेस B2B का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं कहूँगा 15 साल पहले जब हारिस ने आगाज़ किया होगा, एम्यूनिटीज़ का इतना ज़्यादा बूम नहीं था। ये पिछले 8-10-12 सालों के अंदर जो है ना, एम्यूनिटीज़ का जो बेपनाह इस्तेमाल हो, यकीनी ये इतना खुशाइंद हुआ है कि अब हर बिल्डर की ये ज़रूरत बन गई है। अगर आपने ये एम्यूनिटीज़ अपने प्रोजेक्ट में रखी हैं तो यकीनी तौर पर कस्टमर या रहने वाला जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। सर, ये बहुत ज़रूरी है भाई, आप मेरा समझे नहीं। ये मैंने कहा ना, एक बच्चों की एक्टिविटी है हेल्दी। बच्चा घर में बैठेगा तो मोबाइल यूज़ करेगा या आईपैड यूज़ करेगा। अब एक्टिविटी, जिम्नेजियम है नीचे, बच्चों का जिम बड़ों का, बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है उसमें, तो माँ बाप भी खुश है कि बंदा एक बाउंड्री ले, बिल्डिंग के अंदर है, खेल रहा है उसी के अंदर, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, कहीं बाहर ले जाना नहीं पड़ रहा, एक बाउंड्री वॉल के अंदर है। और सबसे बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में ये। एज अ बिल्डर की बात करूँगा तो अम्यूनिटीज़ आपके प्रोजेक्ट को बहुत हाईलाइट करता है इस चीज़। बिल्कुल सही कि आप अम्यूनिटीज़ क्या क्या दे रहे हो। अब जो कस्टमर हमारा फ्लैट लेने आते हैं वो पहले पूछते हैं अम्यूनिटीज़ क्या क्या है, तो हम उसको बताते हैं ये चीज़ें हैं, तो वो सेटिस्फाई होके जाता है हमसे। ये आजकल बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत माशाल्लाह शुरू से, जब से हमने प्रोजेक्ट पहला स्टार्ट किया था ना, जब से मैंने बड़े प्रोजेक्ट से, अब्बू का तो माशाल्लाह 35-40 साल का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में। अब जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं तो देख रहा हूँ कि कम्युनिटीज़ तब से बनी रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें एडवांसमेंट वक्त के साथ साथ होती चली जा रही है। ज़रूरी है। पहले खाली प्ले एरिया बनता था, जी, जिम आ गया, फिर स्विमिंग पूल कुछ प्रोजेक्ट में आता है, पर हम लोग उस चीज़ को, स्विमिंग पूल शायद हम नहीं देते, हमारे प्रोजेक्ट में नहीं होता। वॉकिंग ट्रैक होता है, बच्चों के जिम, प्ले एरिया, ये काफ़ी चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे उसमें। हारिस, आपसे कुछ 4-6 साल पहले हुई, हमारे बहुत सारे बिल्डर्स साहिबान जो है वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज से 4-5-6 साल पहले
इंडस्ट्री बहुत बूम पे थी और इवन ये वाहिद इंडस्ट्री थी जो कोविड के जैसे मौके पर भी, कोविड में भी जो है शायद पूरा शहर बल्कि दुनिया बंद थी, लेकिन हमारा पाकिस्तान का ये सिस्टम चल रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने जो है लोगों के घरों के चूल्हे जलाए रखे, ख़ास तौर पे नॉन स्किल्ड जो लेबर होती है उसके वो मजदूर तबका शायद हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो जाता अगर ये इंडस्ट्री काम ना कर रही होती। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं इसके साथ साथ। आप समझते हैं कि वो वक्त बड़ा कठिन और मुश्किल था? अल्ताफ भाई, आप वाली बात अभी आपने कहा ना कि 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं इस चीज़ के साथ। बिल्कुल। तो कोविड के दौरान भी अल्लाह का शुक्र है कि काम चल रहा था, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला का लाखों करोड़ एहसान है, काम फिर भी चल रहा था कोविड में। अभी भी माशाल्लाह इंडस्ट्री का बूम है। सर, हमारी इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री, अगर हम प्रोजेक्ट अपना टाइम पे बुकिंग करके टाइम पे डिलीवर करेंगे तो कस्टमर हमारे पास वापसी आएगा। बिल्कुल। अगर हम प्रोजेक्ट अनाउंस करके नहीं बनाएंगे बिल्डिंग तो कस्टमर का वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस ही गेन ही नहीं होगा हमारे ऊपर। तो उसका फिर करने का हमारी सर्विस इंडस्ट्री, हम इसको जब तक डिलीवर नहीं करेंगे हमारा प्रोजेक्ट रोड पे खड़ा हुआ नज़र आता है, कोई भी बिल्डर होता है उसका प्रोजेक्ट रोड पे खड़ा हुआ नज़र आएगा, तो आप उसको डिलीवर करोगे तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आएगा। इट मीन्स के अगर बेसिक सबसे पहला कस्टमर का एतमाद हासिल करना है तो आप ये समझते हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी जो है बहुत ज़रूरी है। ये हमारे काम में सबसे पहले कि डिलीवरी का सबसे बड़ा है इशू आता है। एक बिल्डर डिलीवरी कब देगा, उसने टाइम एक्सटेंड कर दिया है, क्या कर दिया है, क्या है, रेट बाद में आते हैं, पहले वो टाइम पूछता है कितने साल में प्रोजेक्ट रेडी होगा, क्योंकि वो जो कस्टमर वो प्लानिंग करके चल रहा होता है कि जहाँ वो रह रहा होता है उसको मूव होना होता है। तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करता है पूरी, उसके बच्चों की शादी है, 10 चीज़ कहना सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, हर चीज़ एक चीज़ से रिलेटेड है उससे करके। अच्छा, आपने प्राइस की और रेट की बात की तो पिछले दिनों बात हो रही थी, इस पर हम डिस्कस भी किया और कई बिल्डर जो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस वक्त जो कराची की रियल इस्टेट या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्राइस है ये अपने वक्त ही देखा जाए तो कम तरीन सतह पर इसलिए है कि आज से 3-4 साल पहले भी कमोबेश यही प्राइसेस थी, जबकि इसके बाद रॉ मटेरियल जो है वो कई गुना आगे पहुंच चुका है। तो आप समझते हैं कि ये इस वक्त एक बाइंग टाइम है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आगे आने वालों के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि ये वो वक्त है कि शायद आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ हालात बेहतर होते हैं, लोगों की बाइंग पावर बढ़ती है और बिल्डर्स इंडस्ट्री में थोड़ा सा और गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट हासिल हो जाएगी, तो शायद इस प्राइस पर जिसमें आज ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ख्वाह वो किसी भी बिल्डर की हों, वो आइंदा आने वाले दिनों में नहीं मिलने वाली। नहीं, प्राइस पहले भी अच्छी थी, प्राइसेस अभी भी बढ़ गई हैं, इंशाल्लाह आगे और बढ़ेंगे। अल्लाह ताला इंडस्ट्री को तरक्की दे, लोगों की बाइंग पावर भी है, ऐसा ऐसा बढ़ रही है माशाल्लाह। दुआ करें एक चीज़ स्टेबल हो जाए हमारे मुल्क में, स्टेबिलिटी का इशू आता है, स्टेबिलिटी आएगी तो रॉ मटेरियल भी स्टेबल, अब देखो काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, रेट्स अभी भी अच्छे हैं। सर, सीधी बात यह है कि रॉ मटेरियल तो अपनी जगह, ज़मीन का रेट भी बढ़ गया है काफ़ी, जब आप प्लॉट परचेज करने जाते हो तो उस चीज़ का भी रेट बढ़ गया है। लेकिन वही बात है ना, अगर आप जो अच्छा काम करने वाला है अगर अपने रेट में माल खोल रहा है, बुकिंग खोलेगा उस चीज़ की, तो वो जो कस्टमर है वो पुराने आपके बैक हैंड पे देख के आएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीवर की हुई हैं। एग्जैक्टली। फिर वो महंगा सस्ता नहीं देखता कि उसने क्या रेट खोले हैं। जब आप अच्छी चीज़ डिलीवर करोगे, आपकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिलीवरी टाइम है, आपने काम क्या किया हुआ है, आपकी डिलीवरी, आपकी बिल्डिंग अंदर बनी हुई कैसी है, लॉबी, आपकी एंट्रेंस लॉबी कैसी है, आपका प्लम्बरिंग वर्क कैसा है, लिफ्टें कैसी आप लगाते हो, इस कस्टमर सब चीज़ें नोट करता है। एग्जैक्टली। अगर आप पीछे आप बैक हैंड पे आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में काम अच्छा किया हुआ है तो आप एक चीज़ 5 में खोलिए, अगला प्रोजेक्ट साल में 5.5-6 का खोलोगे तो वो कस्टमर लेगा। इट मीन्स के वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। आपका दिखावा, आपकी ऐड अपनी जगह है, लेकिन आपका वर्ड ऑफ माउथ का अगर किसी को आपने सही चीज़ डिलीवर की है, सही वक्त पे डिलीवर की है, तो इसका बहुत बड़ा ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। बिल्डअप होता है कस्टमर का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार ये बिल्डर अच्छा है, इसका प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, हम अपने क्लाइंट्स को दिलाएंगे तो उनको 2 पैसे बचेंगे। इससे क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू उन यंगस्टर्स के लिए जो किसी न किसी अंदाज में रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स इंडस्ट्री की तरफ मौजूद हैं या इसमें करने का कुछ इरादा रखते हैं। तो ये नौजवान हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं जो अपनी काविशें जितनी भी इन्होंने इस छोटी उम्र में हासिल की हैं वो आप सबके सामने रख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस फील्ड में आने के लिए या इस फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए बेहतर होती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, हारिस के तारुफ में मैंने आगाज़ी में कहा था कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर न सिर्फ हैं बल्कि क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और अच्छी क्रिकेट को हमेशा से बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो आगाज़ करेंगे कुछ थोड़े से सवाल के बाद, फिर क्रिकेट की बात होगी हारिस अल्ताफ़ से। हमारे साथ रहिएगा।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदीद और वेलकम बैक। हारिस अल्ताफ़ थे हमारे साथ, डायरेक्टर सुमिया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इनसे बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, मालूमाती गुफ्तगू हो रही थी और अपनी ट्रेड के हवाले से। हारिस, ट्रेड का एक मदर बॉडी आपकी बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी को ये एजाज़ एक बार नहीं कई बार हासिल हुआ वहाँ की प्रेसिडेंटशिप का। ना सिर्फ इसके अलावा पैटर्न इन चीफ जो है मोहतरम शेखानी साहब जो हैं वो भी बड़ी मेहनत करते हैं इस इदारे के लिए। क्या समझता है एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग स्टार्टअप, यंग फैमिली बिजनेसमैन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, कि आबाद अब तक की कारकर्दगी और क्या आज कोई और आइडिया आबाद को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए? नहीं, माशाल्लाह से आबाद बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बिल्डर्स के लिए। एक प्लेटफॉर्म है कि एक सारे एक जगह बिल्डर एक जगह जमा हो जाते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट ईयर वाले सब वाइस चेयरमैन भी रहे थे आबाद के, माशाल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह। तो मोहसिन भाई ने टीम अच्छी बनाई हुई है, एक सब लोग अच्छे हैं, काफ़ी लोग टाइम दें, असल चीज़ है टाइम। अब जो काम करता है वो टाइम कम दे सकता है, थोड़ा बहुत इशू आता है क्योंकि दूसरी मसरूफियात भी इंसान की होती हैं, काफ़ी चीज़ें। आबाद एक प्लेटफॉर्म सेट है बिल्डर्स के लिए कि कोई भी मसला हो, कोई इश्यू हो, बंदा जाके एक बात कर ले, जाके एक डिस्कशन होती है, सारे बिल्डर जमा होते हैं, कोई एक अच्छा इनिशिएटिव आ जाता है, कोई बंदा अच्छा आइडिया दे देता है, उस पर इनिशिएटिव आ जाता है, कोई ना कोई चीज़ अच्छी चीज़ निकल ही आती है। तो सब सारे लोग जमा होंगे तो कोई ना कोई रास्ता 10 में से 2 चीज़ अच्छी निकल आती है। अच्छा, दूसरा आबाद के कुछ और यकीनी तौर पर साबिक सुदूर भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आए, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। उन्होंने एक गिला या शिकायत ज़रूर की कि क्योंकि आबाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक मोतबर तरीन इदारा है पूरे पाकिस्तान का, सिर्फ कराची का ही नहीं, लेकिन हुकूमत जब इस इंडस्ट्री के हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब देती है तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमसे कुछ जो है ना मुआवनत हासिल की हो ताकि हम बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कैसे हुकूमत आगे बढ़ाए, क्या इंसेंटिव दे सके। अभी आसिफ समसम साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें की कि बहुत ज़रूरी होगा कि आबाद के कर्ता धर्ताओं को ऑन बोर्ड लिया जाए। कोई भी पॉलिसी जब हमारी रियल इस्टेट या बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन हवाले से अगर कोई बनाई जा रही है, आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है? इसमें सर हमारा ये है कि मैंने ना टाइम देना पड़ता है किसी भी आप इदारे को। कराची चैम्बर है, आबाद है, FPCCI है, इनको हमको खुद को टाइम देना चाहिए, हम नहीं देते, ये हकीकत है। सही बात। कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं। हुकूमत का एक रोल अपनी जगह और आबाद के प्लेटफॉर्म का रोल अपनी, एक इदारा है उससे बिल्कुल इनपुट आउटपुट लेना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक होता है, अभी इसको टेक्स में खाली टाइम लगेगा, लेकिन वी होप सो कि ये चीज़ इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जाएगी आगे आने वाले दिनों में। जिसका मोहतरम अल्ताफ़ साहब आपके वालिद मोहतरम जो है वो एक अच्छे ओहदे पर रह चुके हैं आबाद में, तो आगे आने वाले दिनों में हारिस अल्ताफ़ को भी किसी ओहदे पर देख रहे हैं आबाद? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बिल्कुल आगे है, बिल्कुल इरादा तो है, थोड़ा सा सीनियोरिटी में आ जाए, थोड़ा सा उम्र के बड़े हो जाए, अभी तो जो यंगस्टर में चल रहे हैं, नौजवान चल रहे हैं, थोड़ा सा आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस। चलिए जी, आबाद को अभी ये बड़ा अच्छा सवाल है। आबाद को अपनी एक यूथ विंग भी बनानी चाहिए जिससे वो ट्रेन होते होते जो है फिर इस ओहदे पर पहुँचे जहाँ पर आज हमारे कई लोग जो है ना सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि अब भी सर्व कर रहे हैं। आपका बड़ा अहम तरीन दिलचस्पी, आपका शौक़ ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप क्रेज़ी क्रिकेटर हैं कि क्रिकेट का शौक़ आपका ना सिर्फ खेलने का बल्कि खिलाने का, और कम्युनिटी में क्रिकेट के लिए आपने बड़ी कोशिशें की हैं। मैं इसका विटनेस हूँ। जैसे मैंने पहले आगाज़ में भी कहा था कि मैं विटनेस इस तरह से कि हम कमोबेश पूरा साल जो है वो ग्राउंड्स में एक साथ ही होते हैं, किसी न किसी अंदाज में हमारा आमना सामना रहता है। हारिस, सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी क्रिकेट की बात करूँगा कि कैसे देख रहा है हारिस अल्ताफ़ एज एन सीनियर क्रिकेटर, क्रिकेट सपोर्टर, के कैसा काम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 सालों में तो बहुत ही अच्छी और बड़ी क्रिकेट होने लगी है, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। टेप बॉल का भी एक नए और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और लीग्स होना शुरू हुई हैं, तो कम्युनिटी क्रिकेट को हारिस अल्ताफ़ अपनी नज़र से कहाँ देख रहा है? बहुत अच्छी जा रही है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा एक्सपोजर है यंगस्टर्स के लिए।
वही बात है ना कि अब बीच में इनिशिएटिव उठाया था हमने, जो अंडर 19 वाला, अंडर 16 वाला जो हुआ था, मेमन जूनियर लीग हुई थी, तो बच्चा ग्राउंड में आएगा। वही बात है ना कि बच्चा घर में बैठ के मोबाइल से बेहतर है बंदा ग्राउंड में क्रिकेट खेले। ग्रेट, वो ज़्यादा बेहतर है कि बंदा घर में मोबाइल आईपैड से बेहतर है कि बंदा ग्राउंड में आए। और हमने काफ़ी इंटरेस्ट देखा लोगों का, ट्रायल्स रखे थे हमने, उसका यानी टीमें ज़्यादा बन रही थी, मजबूरन हमें कम करनी पड़ी, टूर्नामेंट बहुत लंबा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो लड़कों को हमको शॉर्टलिस्ट करना पड़ा, फिर एक अंडर 16 अलग किया, अंडर 19 अलग किया, तो उसको साथ लेके यूथ बहुत अच्छी निकल रही है मेमन की। हम दुआ करते हैं आगे इंशाल्लाह और अच्छी निकले। एज एन डायरेक्टर MML मेमन मास्टर्स लीग का आपने आगाज़ किया और बड़ा सक्सेसफुल, मैं खुद इसका हिस्सा भी रहा, तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक ज़बरदस्त आगाज़ हुआ, ज़बरदस्त टूर्नामेंट्स हुए, हाई क्लास मैचेस हुए, ज़बरदस्त इसकी एंडिंग सेरेमनी हुई। तो ये तजर्बा हारिस अल्ताफ़ का एज एन डायरेक्टर कैसा रहा मेमन मास्टर्स लीग का? मेरा तो जो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। अभी इंशाल्लाह तैयारी है रमज़ान के फ़ौरन बाद स्टार्ट करने की, अनाउंस कर दिया है, तैयारियां चल रही हैं। फ़ौरन शायद इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद ऑक्शन भी है उसका, और फिर तैयारी भी है। बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 प्लेयर्स का। फिर उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की एंट्री हुई थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री से एक मैच खेला था, काफ़ी बड़े नाम खेले थे जो अभी करंट पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं माशाल्लाह। खुशदिल शाह खेला था, आपका कामरान गुलाम खेला था, हैदर अली खेला है, अनवर अली खेला है, आपका दानिश अजीज़ खेला है, उमर यूसुफ खेले हैं। ये जो पाकिस्तान टीम में करंट अभी हिस्सा, ये सब लास्ट ईयर हमारे साथ खेल चुके हैं, इस टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुके हैं माशाल्लाह सर। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि कम्युनिटी के टूर्नामेंट में जिसके डायरेक्टर हारिस अल्ताफ़ थे, उसमें आज के करंट हमारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं जो खेल रहे हैं इस वक्त, वो भी इसका पार्ट रहे हैं। और नो डाउट कितना बड़ा सीखने का मौका कम्युनिटी क्रिकेटर्स को इन दोस्तों की बदौलत मिल रहा है कि वो अपने आप को ना सिर्फ ग्रूम करें बल्कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ टिप्स लेते रहें। थोड़ी सी लोकल क्रिकेट की बात करें, कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत ही अच्छी जा रही है, आप कॉर्पोरेट क्रिकेट का भी हिस्सा रहते हैं, कैसे देखें कॉर्पोरेट क्रिकेट में एज़ कम्पेयर टू लोकल क्रिकेट, कम्युनिटी क्रिकेट? कॉर्पोरेट क्रिकेट शायद हो सकता है कि वहाँ पे कराची में अगर कॉर्पोरेट क्रिकेट की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। सर कराची में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टैलेंट है, लोकल में बच्चा बहुत अच्छा आ रहा है। मेमन की बात तो अपनी जगह, नॉन मेमन भी बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप उनके साथ मिलकर खेलते हैं, टीम बनाते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है खेलने बिल्कुल का। सही। अपने से अच्छे खिलाड़ी को देख के आप उससे एक्सपीरियंस हासिल करते हो कि वो कर क्या देख रहा है, एक सीखने का मौका मिलता है आपको। आप कराची का माशाल्लाह देख लो, कराची में हफ्ते में 7 दिन में ग्राउंड कोई खाली नहीं मिलता माशाल्लाह से। ऐसा ही एक आधा वीकडे में चलो बच्चों के लिए, बल्कि जो सीनियर क्रिकेट है वो खेल ही रहे होते हैं, फुल डे हाफ डे मैचेस चल ही रहे होते हैं। तो आप इससे देखो क्रिकेट का शौक कहाँ तक लोगों में, डे क्रिकेट का, नाइट क्रिकेट का शौक बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गया। और रमज़ानों में तो ये क्रिकेट का शौक जो है वो और बढ़ जाता है, और शायद हर गली कूचे के अंदर क्रिकेट हमारा पैशन है, कम्युनिटी का, हमारी बरादरी का, और हमारा कौमी पैशन बन गया है। हारिस, अब कौमी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बात हो रही है कौमी क्रिकेट की। ज़बू हाली का शिकार है बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ, नो डाउट हार और जीत गेम का हिस्सा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दुनिया में जो टीम अच्छा खेलती है उस वक्त अच्छे जीत जाती है। जीत के लगन से ग्राउंड में उतरना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें सम टाइम बड़ा मिसिंग लगता है हमारी टीम के अंदर। और हमारे एक मेहमान ने तो कहा कि इन जनरल अगर हम देखें तो जो जनरली हम मुख्तलिफ सतहों पर जो हमारे मुआशरे के अंदर फैली हुई चीज़ें देखते हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो गई, मेरिट का कत्ल हो गया, XYZ बहुत सारी चीज़ें, वही चीज़ हम कौमी टीम में ये चीज़ें फ़ील करते हैं और पूरा पाकिस्तान इसको फ़ील करता है। आप समझते हैं कि इस वाले फैक्टर को भी देखने की ज़रूरत है नेशनल, क्योंकि पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है क्रिकेट के साथ, और क्रिकेट की ये हालत देख के शायद बहुत सारे लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर, दिल टूटता है जब टीम आपकी मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना लोग, खिलाड़ी, तो हारते हैं तो एक दिल दुखता है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर ग्राउंड में उतर रहा है वो जीतने के लिए ही उतरता है, हारने के ग्राउंड में नहीं उतरता। सही। आपकी बात काटूंगा, अपना पाकिस्तान में कौमी खेल है हॉकी। हाँ जी, ये गलत हो गया है, इसको होना क्रिकेट ही चाहिए था, क्योंकि हर गली में क्रिकेट पैशन है, लोगों को क्रिकेट एक पैशन है, लोग शौक से देखते हैं, किसी उम्र का भी बच्चा हो, छोटा बच्चा भी हो, बड़ा नौजवान भी हो, या बड़े भी हो, बुजुर्ग भी। मैच होगा तो मैच टीवी खोलेंगे, शौक कम होगा, टीवी खोल के स्कोर जरूर देखते हैं, एक आदत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल किसी और टीम का मैच चल रहा हो, किसी और उसमें ऑस्ट्रेलिया का कहीं का चल रहा हो, वो स्कोर देखने की आदत होती है बंदे की, टीवी खोल के यार स्कोर देखें क्या चल रहा है, नेट पे देख लिया, कहीं ना कहीं देख लिया, बिल्कुल ये होता है। हम दुआ करते हैं, पाकिस्तान की टीम है, सपोर्ट हमारा हमेशा ही रहेगा, अपने मुल्क के साथ ही रहेगा। आप जो मेरिट की बात कर रहे हैं वो होता रहता है, चीज़ें हैं, अल्लाह करे चीज़ें बेहतर की तरफ आ जाएँ, दुआ करते हैं चीज़ें अच्छी हो जाए, मैचेस पाकिस्तान टीम जीते। अभी काफ़ी नीचे है, इसको दुआ करते हैं कि ऊपर आए। अब जो टीम बन रही है या कुछ चीज़ें जो बेंच पे हैं, जो लोग अच्छे हैं, इसमें मेमन क्रिकेटर भी आपका स्क्वाड में भी शामिल है, उमर बिन यूसुफ, दुआ करें उसको मौका मिले, परफॉर्म करे, तो हमें खुशी होगी कि हमारे साथ खेला हुआ लड़का पाकिस्तान टीम में खेलेगा, तो वो पाकिस्तानी टीम में वैसे भी खेल रहा है, शाइन्स में भी खेल रहा है,
दुआ करें करंट पाकिस्तान टीम में भी खेले तो और अच्छा लगेगा हमको। यकीनी तौर पर हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हमेशा इस नौजवान के साथ रही हैं। बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेट है और बहुत ग्रास रूट लेवल से जो है वो आ गया है। खुद मैंने इसे विटनेस किया है, ऐसे कमेंट किया है, उससे इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये या इस किस्म के वो नौजवान जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी जो है एक पर्ची के जिसे हम कहते हैं, वो आगे आए हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर, जो है अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर, मेरिट पर जो है आज उसने जो मकाम हासिल किया है। हमारी दुआएं हैं और उन तमाम बच्चों के लिए, सिर्फ कम्युनिटी के नहीं, वो तमाम बच्चों को जो मेरिट की सूरत में आगे आए हैं। हार और जीत खेल का हिस्सा है। आप बिल्कुल लड़ के हारें तो शायद हमें और पाकिस्तानी टीम को थोड़ी सी तसल्ली ज़रूर होती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द पाकिस्तान टीम एंड स्पेशली उमैर बिन यूसुफ। अच्छा, अब फाइनली प्रोग्राम को कमोबेश हमें रैपअप करना है। हारिस, कम्युनिटी क्रिकेट में जो जूनियर्स का हमने आगाज़ किया, आप समझते हैं कि जो सीनियर्स हैं अबव 30 के हैं, ये तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, नो डाउट आगे जाके वेटरन्स तो खेल सकते हैं पाकिस्तान का, लेकिन वो सारे मराइल से वो गुजर गए हैं जहाँ पे इनका मौका था। 14 से लेकर जो 16 साल की जो क्रिकेट का आगाज़ हुआ है, जिसमें यकीनी तौर पर डॉक्टर आसिफ नाथानी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, बिलाल मजीद का एक अपना इसके अंदर रोल है कि इस नौजवान को ताकि आगे फ्यूचर में आने वाले हमारे उमैर बिन यूसुफ और दानिश अजीज़ जो नेशनल खेले हैं, ऐसे नए और नौजवान पैदा करने के कम्युनिटी में से, तो आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी था और अब इस पर काम बड़ा फोकस होकर होना चाहिए? बिल्कुल होना भी चाहिए, हो भी रहा है। 14 से 16, 14 से 18 का जो पैच है, इसमें क्रिकेटर काफ़ी निकले माशाल्लाह, बच्चे अच्छे। मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने भी चीज़ें ग्राउंड में विज़िट किया है, देखा है, काफ़ी चीज़ें नेट्स में विज़िट किया है, ग्राउंड में विज़िट किया है। काफ़ी लोग अच्छे निकले। अभी हम एक वर्किंग कर रहे हैं, मैं हूँ, आसिफ भाई हैं, बिलाल मजीद, एक वर्किंग इस पर कर रहे हैं। अंडर 19 की हमने एक टीम बनाई है अभी बाकायदा पूरी, उस पर सिर्फ प्रॉपर अंडर 19 है, इसमें कोई नहीं, बाकायदा ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट के साथ टीम बनी है अंडर 19। उसमें 16 से लेकर 19 साल के लड़के हैं। उसके आप देखोगे टैलेंट, आप बोलोगे बोला क्या चीज़ निकली है। बॉलर्स निकले हैं, बैट्समैन निकले हैं बहुत। अभी एक टूर्नामेंट हुआ था मेमनों का, मुझे याद पड़ता है, बिलाल भाई ने कराया था टूर्नामेंट, तो उसमें एक इनिशिएटिव था कि एक बंदा इसमें अंडर 19 का खेलेगा, लाजिम प्लेइंग में होगा। बिल्कुल। और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया है टीम्स को, और काफ़ी परफॉर्म करके दिया है। हम जो कर रहे हैं पिछले 3 साल से, यूथ क्रिकेट का जो एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है, हमने इसमें इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 3 टूर्स, मेमन स्टार्स के नाम से 3 टूर्स किए हैं। बिल्कुल, उसमें आप देख लें 3-4 सीनियर्स होते हैं, 3-4 बड़े होते हैं जो अबव 28, 30, 35, 34 के होते हैं, और बाकी सारे यंगस्टर होते हैं जो 22 या 20 के अंदर होते हैं सारे। आप सबको जानते भी हैं, मैं सबको जानता हूं, कमोबेश। तो वहाँ जाके एक उसको एक्सपोजर लेना, अगेंस्ट टीम से खेलना, वहाँ एक मैच 2, जब भी हम 3 साल से जा रहे हैं तो बाकायदा टीम हमारे मैचेस होते हैं वहाँ की इंडियन मेमन से, वहाँ की UAE मेमन से हमारे मैचेस होते हैं, बाकी प्रॉपर ग्राउंड्स में, शारजा में, अबू धाबी में। जी हाँ, बड़े अच्छे मुकाबले, सख्त मुकाबले होते हैं। आप विटनेस भी रहे हैं इस चीज़ के, काफ़ी आपने चीज़ें देखी भी, फॉलो भी करते हैं आप। तो वहाँ पे एक्सपोजर मिलना, एक नई टीमों से खेलना, यहाँ की टीम अलग है, वहाँ की टीम अलग है, वहाँ के ग्राउंड्स अलग हैं, तो यंगस्टर्स को, यूथ को लेके चलना, तो 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तैयारी भी है, इंशाल्लाह इस साल एक और टूर करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। क्या बात है, और ये बहुत ज़रूरी है। और अंडर 19 की जो टीम बनी है, आई सैल्यूट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स के जिन्होंने ये कोशिश की है। आगे आने वाले दिनों में टैलेंट की कमी नहीं, ना शहर कराची में, ना वतन अजीज़ में, ना ही मेमन कम्युनिटी में। हमें सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि इस टैलेंट को प्रॉपर जो है वो वसाइल के साथ इनको आगे बढ़ाएं। और तो आई होप सो कि ये बच्चे जो है ना सिर्फ कम्युनिटी का बल्कि शहर कराची का, वतन अजीज़ का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त तक कमोबेश ख़त्म हो रहा है। हारिस, फाइनली अली गोडिल और दी मेमन टीवी जिसके स्टूडियो में आप बैठे हैं, और यकीन तौर पर आप बड़े जब भी आते हैं हमें बड़े मोटिवेट करते हैं, हमेशा से सपोर्ट भी करते रहे हैं दी मेमन टीवी और अली गोडिल को। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस रमज़ान ट्रांसमिशन को, हमारी इन कोशिशों को, अली गोडिल की काविशों को? माशाल्लाह से अल्ताफ़ भाई देखते भी हैं, नेट्स पे फॉलो भी करते हैं अली भाई को, अक्सर सोशल गैदरिंग में मुलाकात भी होती है, आप भी माशाल्लाह पूरे साल साथ ही होते हैं। बहुत अच्छा एक ट्रांसमिशन चल रही है, एक बहुत, यानी कि वो बोलते हैं ना कि बहुत इस्लामिक उस पर सुकून वाली ट्रांसमिशन चल रही है। वो नहीं है कि हल्ला गुल्ला चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, वो कुछ नहीं है। अली भाई एक मोहब्बत करने वाला आदमी है बेचारा, काफ़ी टाइम से बोलता रहता है बेचारा, आओ आओ। तो माशाल्लाह से इस बार हाज़िरी भी हुई है, आपसे भी बैठ के गपशप लगी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सेटअप है। लोग एक बोलते हैं आप खोल के देख सकते हो ट्रांसमिशन, वो नहीं है ट्रांसमिशन के आप खोलो तो उसमें म्यूजिक चल रहा है, तो उसमें शैतानी अवामिल से दूर है, शैतानी अवामिल से दूर है। एक प्रॉपर एक बोलते ना कि आप नात खां भी बैठे हुए हैं, एक आलिम भी आता है कभी, तो एक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र भी हो रहा है, नौजवान लोगों से मुलाकात भी हो रही है, बड़े बिजनेसमैन भी आके बातें करते हैं, तो एक
देख के बाद कुछ चीज़ सीखने का मौका भी मिलता है बंदे को। कुछ चीज़ ऐसा क्लिप, आपकी वाली बात है, क्लिप ऐसा आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है कि बंदा उसको कैच कर लेता है। हाँ, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इज़्ज़त अफजाई का। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो माहौल हमने बनाए रखा है पहली रमज़ान से, ये सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले रमज़ान के बाद भी आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हों उसमें कमो बेश जो है वो मालूमाती सिलसिला, इन्फॉर्मेटिव जो है वो नौजवानों के ज़रिए या हमारे टाइकून्स के ज़रिए किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँचता रहे। इस वक्त जो है अब हमारे किचन की बारी है और किचन से खुशबू आना भी शुरू हो गई है। कुछ ही देर में हम जब किचन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी शेफ्स आज क्या तैयारी लिए बैठी हैं। तो चलते हैं किचन की जानिब और यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बीमेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमजान की कुकिंग सेगमेंट रमजान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफा काशिफ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ आजकल कुछ गेस्ट भी मौजूद होते हैं जो कि आकर हमें नई रेसिपीज बताते हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री फील्ड से है। तो आप सोचे जब इंडस्ट्री का कोई शेफ हमारे यहाँ पर मौजूद होगा और हमें अपनी रेसिपी शेयर करेगा तो वो रेसिपी कितनी मज़ेदार होगी। और जो हम होटल्स वगैरह में जाके एक अच्छी खासी कॉस्ट पे करके जो खाना खाते हैं मंगवा कर, उसके मुकाबले में जब अगर वो रेसिपी हमें घर बैठे मिल जाए तो क्या बात हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं आज आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी ही पैशनेट शेफ से जिन्होंने जो है वो इंडस्ट्री के अंदर एक अपना अच्छा मकाम बनाया है। और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो शेफ सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने अपने कीमती लम्हात में से जो है वो कुछ टाइम हमारे लिए निकाला और हमारे इस स्टूडियो में आपने आकर चार चांद लगाए। तो जरूर बताइए कि आप आज क्या बना रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी ओके विद योगर्ट सॉस ओके और मॉकटेल, पोमेग्रेनेट मॉकटेल जूस। सही, जबरदस्त। मतलब एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी है और एक एपेटाइजर भी है, साथ में उसकी सॉस भी है। तो लाइक कंप्लीट पैकेज एक तरीके से है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल। हम सबसे पहले जो है हमने चिकन ये मैं ड्रिंक हटा देती हूँ पहले, ठीक है, ताकि फिर जो है हम ड्रिंक की तरफ तो भाई हम बाद में आएंगे। पहले जो है वो आप हमें अपनी चिकन का बताइए कि आपने इसके अंदर क्या क्या शामिल किया है। चिकन को हमने मैरिनेट किया है दही ओके और चिकन तंदूरी मसाला, ठीक है, रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट और सोया सॉस और रेड चिली पाउडर भी आई थिंक आपने इसके अंदर शामिल किया है। जी ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से मैरिनेट कर दिया। कम से कम 2 से 3 आवर तो हम मैरिनेट करेंगे। अगर ओवरनाइट मैरिनेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। सही। जैसे कि आपको पता है नाजरीन कि जब हम कोई भी चीज़ चिकन के फ्लेवर की बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें जो है वो सारे मसाले लगा के अगर उसको मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर उसका जो जायका बन के आएगा और जो मैरिनेशन की वजह से चिकन के अंदर तक जो एक फ्लेवर आता है, लाइक चिकन जो है वो आपको पता है ड्राई हो जाती है। लेकिन इसमें जो हमने चिकन यूज़ किया है वो बोनलेस है और थाई का पीस लेके तो थाई पीस जो होता है थोड़ा जूसी सा होता है ना, ठीक है, और फिर मैरिनेशन के बाद तो फिर वो बिल्कुल। तो मतलब व्यूअर्स के लिए एक ये टिप भी आ गई, फर्स्ट टिप हमारी शेफ की तरफ से, क्योंकि इनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है तो आपको आज बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। एक पर्सनल मशवरा दे रही हूँ, थोड़ा सा जो है ना पेन पेपर या फ़ोन जो आपके हाथ है उसका नोटपैड ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि आज शेफ जो है वो हमें टिप्स भी बताएंगी। तो पहली टिप हमारे पास आ गई कि हमने जो है वो बोनलेस का
थाई पीस यूज करना है, क्योंकि थाई का पीस जो है वो थोड़ा जूसी होता है। ठीक है शेफ, आपने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैं ऑयल का काम मेरा, ओके, मैं ये काम अपना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारा पॉट के अंदर ऑयल, हमारा स्पॉन्सर हमारा अजवा कुकिंग ऑयल हम अपने पॉट में जो है वो शामिल कर रहे हैं। अच्छा शेफ, इसे हमें जो है वो डीप फ्राई करना होगा? नहीं, नॉर्मल फ्राई करना है। शैलो फ्राई के लिए तो इतना ऑयल आई थिंक इनफ होगा ना? इनफ। अच्छा जी, आपको स्मोक के लिए वो भी कर लूँ मैं? ठीक है, कोयले को भी दहकने के लिए हम रख देते हैं यहाँ पर, जब तक वो भी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। ठीक है शेफ, अब जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो शेफ मुझे कुछ बताइएगा अपने बारे में कि आपका ताल्लुक जो है इंडस्ट्री फील्ड से है, तो एक होम शेफ, जाहिर सी बात है हम तो घरों में खाना बनाते हैं, क्या डिफरेंस होता है जब हम होटल इंडस्ट्री में खाना बनाते हैं और जो है वो हम घर में खाना बनाते हैं? घर असल में होता ये कि खासकर फीमेल्स को तो घर से ही खाने बनाने का शौक शुरू होता है। बाज़ लोग इसको प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, बाज़ घर में ही, जैसे हमारे होम शेफ हैं ये घर से ही काम कर रहे हैं, घर से ही इन्होंने सीखा है। ठीक है, हम ये कि जो प्रोफेशन होते हैं वो थोड़ा जो कोर्सेज वगैरह करते हैं, डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद जो है इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। सही, मतलब आपको, हमारी शेफ को भी जो है वो कुकिंग का शौक जो है वो घर से ही आया? असल में मेरी अम्मी बहुत अच्छी खाने बनाती हैं, और वो खानदान में काफी फेमस हैं, तो बस अम्मी से सीखा पहले, फिर उसके बाद कुछ क्लासेस लेनी शुरू की, जब छोटी क्लास मैट्रिक से, फिर उसके बाद फिर कलनरी आर्ट की तरफ आ गए, डिप्लोमा कर लिया, फिर इंटर्नशिप कर ली, फिर इस तरह से रेस्टोरेंट की तरफ आ गए। वैसे एक बात है, कुकिंग जो है वो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि कुकिंग अगर आपको शौक है कुकिंग का तो आप उसकी तरफ जरूर जाते हैं, मतलब बेदिली से खाना बनाने में जो ना वो जायका नहीं आता, और अगर आप खाने को दिल से बनाएंगे तो वो खाना, अगर आप बेसिक इंग्रेडिएंट से सिर्फ 4 चीजों को शामिल करके भी अगर कोई रेसिपी बनाई जाएगी तो उसमें जायका और लज्जत आ जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के और दिल से बनाए खाना। बिल्कुल सही बात है। और हमारा मेरे ख्याल में शायद ऑयल गर्म हुआ जी, ऑयल हो गया आई थिंक, चेक कर लें जी। जी आप बताएं आपको कितना चाहिए ना, स्पून दे दूं मैं आपको वहां से? ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, जब भी उसने बता दिया उसकी वॉइस से कि तेल गर्म है हमारा। अच्छा, कभी भी आप फ्राई कर रहे हो ठंडे, मैं भी आज शेफ के साथ मौजूद हूँ तो कुछ टिप्स दे सकती हूँ, है ना शेफ? इजाजत है ना आपकी तरफ से? चलें, देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ ठंडे तेल के अंदर शामिल कर देंगे तो उससे होता ये है कि वो चीज़ जो है आपकी, जो भी फ्राई आइटम आपने इसमें शामिल किया है वो ऑयल को जज्ब कर लेगा। तो फिर हम अक्सर फ्राई करने के बाद देखते हैं, स्पेशली समोसे वगैरह, कि वो ऑयल जज्ब हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से तो कर दूँ। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम पे रखना। सही, ओके। चले, आपने जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी है उसको थोड़ा सा ऑयल को पहले गर्म होने देना है, फिर आपको उस चीज़ को शामिल करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो ऑयल को सोक नहीं करेगी। तो ये एक टिप मैं भी आपको दे रही हूँ आज साथ साथ शेफ के। अच्छा, तो हमें इसको कितनी देर तक फ्राई करना है? 8 to 10 मिनट्स। 8 to 10 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। बस ये अपना कलर चेंज करेगी और ये रेडी हो गई, क्योंकि हमने इसे पहले से मैरिनेट किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा इसे मतलब जल्दी रेडी हो जाएगी ये। सही, मतलब हमें इसको बहुत ज्यादा फ्राइंग में टाइम नहीं लगाना, कुक नहीं करना, बस कलर इसका गोल्डन होगा और बस ये रेडी है। अच्छा, तो इस मैरिनेट लाइक इसको करके इसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, हमें इसे कितनी देर तक रखना होगा? इसे मैरिनेशन करके तो आप रख सकते हैं, ओके, वीक रख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैरिनेट करें और उसको डी में कर दें, बस 3-4 दिन आप आराम से इसमें, फिर उसके बाद आप यूज करें। सही, जबरदस्त। और क्योंकि जितना मैरिनेट होती है चिकन उतनी ज्यादा जूसी और अच्छी बनेगी। सही, तो जब तक अपनी सॉस, वो जो आप कह रही हैं योगर्ट सॉस, वो बना लें। जी बिल्कुल। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? इसको मैं दे देती हूँ आपको। ये लीजिएगा, स्पून आ गया। पहले हम दही को अच्छे से बीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे मिंट लीफ और कोरिएंडर चॉप। ठीक है, 1 टेबलस्पून इनफ। 1 टेबलस्पून इनफ होगा। ठीक है। अच्छा, योगर्ट कितनी थी हमारे पास? 200 ग्राम। 200 ग्राम। इसी तरह से चॉप अनियन लेंगे। ओके, 1 TB। ऐड कर लीजिए।
हाफ टी स्पून चाट मसाला मसाला और हाफ टी स्पून नमक। सही, यानी कि 200 ग्राम ऑफ योगर्ट के अंदर आपने चॉप अनियन ली है, ठीक है, मिंट और कोरिएंडर लिया है 1 टेबलस्पून ये दोनों हैं, और सॉल्ट और चाट मसाला आपका ½ टेबलस्पून है जी। ये हमारी जबरदस्त योगर्ट सी योगर्ट अच्छा, सॉस। कलर देखिए, चाट मसाला ऐड के बाद इसका कलर बहुत कलर अच्छा चेंज हो है। गया। जी, इसका कलर चेंज हो गया है। और ये वैसे है भी बहुत मजे की। अच्छा सही, जबरदस्त। अच्छा, हमारी जो है दी मेमन टीवी एचडी की जो कोशिश है वो यही है कि हम आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ होम शेफ्स ही यहाँ पर आएंगे या फीमेल शेफ्स, मेल शेफ। हमारी कोशिश है कि हम तमाम एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आएं, और एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ आप देखें आज हमारे साथ जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट शेफ भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमारी कोशिश है कि हम वो तमाम रेसिपीज़ इस छोटे से टाइम पीरियड रमज़ान मुबारक के अंदर हम आपके साथ हैं, तो आपको वो तमाम रेसिपीज़ बता सकें, ताकि जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ यही अपने घरेलू खानों की तरफ ही रहे। हम वो रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ भी आप लोग के लिए लेके आना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग घर बैठे उन रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ को भी ट्राई कर सकें। अच्छा, इसको मज़ीद और फ्राई करते हैं, तब तक हम छोटा सा एक ब्रेक ले लें। ओके, ठीक है। जब तक हमारी मज़ेदार सी जूसी सी चिकन जो है वो फ्राई हो रही है, हमारी इसकी सॉस रेडी है। तो नाजरीन, आप लोगों ने बस ये करना है कि स्टे ट्यून्ड रहना है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेके जल्दी से हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी एचडी। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जबरदस्त से हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब शेफ हमें बताएंगे कि मजीद और हमें क्या करना है। बस अब चिकन हमारी जो है वो डन हो गई है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। वाओ, जबरदस्त। बस हम इसको निकालेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे। स्टोव बंद कर दूं मैं? जी ठीक है। जबरदस्त सा देखे व्यूअर्स, इसका कलर बहुत जबरदस्त आ रहा है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। वाओ, कलर। और देखिए वो जो एक टिक्के के ऊपर हल्का हल्का सा जो ब्लैक सा जो आ रहा होता है ना गोल्डन के साथ, तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है ना शेफ? बिल्कुल, जिस तो तरह से वही हम बारबेक्यू में जो कोयलों के ऊपर जिस तरह से, जी इसी तरह से हमें फ्राई में वही कलर देखिए फ्राई में मिला है। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी एक नई चीज थी। उम्मन फ्राई में इस तरह की फ्राई में इस तरह से कलर आता नहीं है, या तो ऐसा होता है कि मसाला उतर जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी मैरिनेशन इतनी अच्छी हुई है और
ठीक है। फ्राई होने के बाद भी जो है इसका मसाला चिकन से अलग नहीं हुआ। सही, यही वजह होती है जो हम घर में बनाते हैं और वो चीज़ नहीं बनती, लेकिन हम जब रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो वो चीज़ आती है। तो ये शेफ को बुलाने का मकसद आज हमारा यही था। दी मेमन टीवी एचडी का प्लेटफॉर्म जो हमने, ये हमारा किचन सेगमेंट है रमज़ान दस्तरखान का, ये समझ में आ रहा होगा आप व्यूअर्स को हमारे कि हमारे रमज़ान दस्तरखान के पीछे जो मोटिव है वो क्या है। बस अब इसे हम जो है कोयले के धुएं देंगे। ठीक है, वो भी स्मोक हो गया है जी, उठा लीजिए। सही, एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर स्मोक का भी इसके अंदर शामिल करने जा रही हैं। प्लेट आ गई आपके पास आपकी। ऑयल भी चाहिए, ये ले लीजिए अजवा कुकिंग ऑयल हमारा, ताकि ये स्मोक भी जो है वो इससे ज़बरदस्त सा आ जाएगा। आज अजवा कुकिंग ऑयल से हमने फ्राइंग भी की है और स्मोक भी हम अजवा कुकिंग ऑयल ही को यूज़ करते हुए दे रहे हैं। के बाद चिकन तंदूरी का फ्लेवर। और इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे खुशबू, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो गेस्ट शेफ आते हैं ये स्मोक क्यों दे रहे हैं? अच्छा शेफ, दूसरी रेसिपी की तरफ जब तक हम आ जाए अपने ड्रिंक की तरफ मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दे देती हूँ। ठीक है, ये हमने अनार का जूस लिया है, तकरीबन कोई बनता तो ये, इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 मिंट लीफ और 2 जो है लेमन पीस और आइस। ठीक है, और बस अब इसे मिक्स करेंगे और ये रेडी हो जाए। तो ये अनार का जूस हमारा कितना है, 1 कप अनार का जूस लिया हमने, और मिंट लीफ है, लेमन है, वो हमें अपने अंदाजे से ऐड करने में लीव्स वगैरह। मिंट लीव्स हमें 5 से 6 मिनट लगाए। ओके, बैठ के ये हमारा मॉकटेल रेडी हो गया। जो हम मॉकटेल रेस्टोरेंट्स में जाके अच्छी खासी अनार कलन है और लोग कैसे रोज़े रख रहे हैं, सही गर्मियाँ हैं, और अनार जो है वो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके अंदर जो है वो काफ़ी ऐसे विटामिन और ऐसी चीज़ विटामिन सी मौजूद है। देखें, कलरी का जब मौजूद होता है ना कोई इंडस्ट्रियल शेफ़, तो वो ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट बातें भी बताता है जो हम जैसे लोगों को नहीं आती। भाई क्या करें, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इनके साथ रह कर। तो थैंक यू सो मच शेफ़, जो आप आज यहाँ पर आए हैं, आपने अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। जब तक उसको स्मोक होता है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको आज यहाँ आकर दी मेमन टीवी एचडी के इस प्लेटफॉर्म पे कैसे लगा, स्पेशली हमारे सीईओ की जो काविश है रमज़ान दस्तरखान के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला और अपनी स्किल्स को शो करने का, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी महरीन वतन मैन का और सीईओ का कि उन्होंने हमें जो है इस आज प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ हम आके अपनी स्किल्स को शो कर सकें। सही। अच्छा, वैसे व्यूअर्स आपको क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शेफ़ फरा का जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर ये कह रही है तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि माशाल्लाह जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस अच्छे मतलब अपने अंदाज के साथ अपनी रेसिपी को शेयर किया और बताया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। रेस्टोरेंट से किचन के में काम करना तो बहुत ईजी है, इस तरह से थोड़ा सा वो है। अच्छा, मैं यार पर्सनली ये कहूँगी कि रेस्टोरेंट में काम करना आसान नहीं होता है यार, इतना बल्क में ऑर्डर्स बनाना और एक अच्छे लेवल पे काम करना। हम घरों में थोड़ी सी एक प्याज छील के बस थक जाते हैं कि बस बहुत काम करिए, हमने थोड़ा सालन बना दिया बस, बहुत हुआ। रेस्टोरेंट में बल्क क्वांटिटी में काम हो रहा होता है। बस हमारी चिकन जो है रेडी हो गई है, डले फिर आगे से हम डिश आउट करेंगे, लीजिए आप। तंदूरी चिकन बाइट्स। ओके, तो उसका साइज जो है वो आपने इसी तरह रखा है, ये जबरदस्त। अच्छा, तो हम अगर इसको उसके साथ चिकन में बोन्स के साथ करना चाहे तो शेफ वो भी कर दो यार, बोन के साथ भी बहुत मज़े की बनती है ये। ठीक है, लेकिन स्पेशली जो है ना थाई चिकन बोनलेस थाई लें और ये सब मैरिनेट करके इस तरह से बनाए तो इसका फ्लेवर ही कुछ और आता है। सो जबरदस्त, थैंक यू। बस हम इसमें जो है इसका सॉस ऐड करेंगे इसमें। ओके, योगर्ट सॉस। अच्छा शेफ, योगर्ट सॉस इसके योगर्ट सॉस के साथ ही आपने इसका कॉम्बिनेशन रखना है, ये कॉम्बिनेशन है इसका, या फिर जो है वो फ्लेवर के लिए भी, कॉम्बिनेशन के लिए भी, क्योंकि इसके साथ जो है एक कॉम्प्लीमेंट कर रही है मैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करना है और अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना है कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
थैंक्स टू शेफ फराह जो आई यहाँ पर अपने कीमती वक्त निकाल कर और हमें जो है वो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बताई और इसकी खुशबू से लिटरली हमारा पूरा स्टूडियो सब महक रहा है। तो थैंक यू सो मच शेफ फराह और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी, अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा। और इसके अलावा मुझे ख़ास तौर पे अपनी होस्ट को शेफ सफ़ा काशिफ को इजाज़त दीजिए, साथ साथ मेरी आज की गेस्ट शेफ फराह को भी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ जिसमें हमारे साथ शायद कोई गेस्ट होंगे या पता नहीं शायद मैं कुकिंग कर रही होंगी या शायद शेफ महरीन होंगी, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। तो कल के लिए आप लोग प्लीज़ अपने जो है वो फ़ोन को चार्ज रखिएगा और दोबारा से हमारे इस टाइम पीरियड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक एक बार फिर किचन के हमारे रमज़ान दस्तरखान से। और आपने देखा कि किस्म किस्म के खानों की रेसिपीज़ हमारी शेफ़्स जो हैं वो आपके लिए तैयार रखती हैं। और कितनी मेहनत का काम है ये कि इस मुख्तसर से स्टूडियो में, इस छोटे से स्टूडियो में इतनी लवाजमात के साथ जो है वो आपको ये तरबियत दी जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस सेगमेंट को हमारी तमाम ख़वातीन सामीन ने, नाजरीन ने बहुत बहुत पसंद किया और मज़ीद फरमाइशें हम पूरी कोशिश करेंगे आइंदा
आइंदा आने वाले दिनों में और मज़ीद फरमाइशों पर भी गौर किया जाए और उनकी ज़्यादातर कुछ से आपको आशना भी कराया जाए हमारी शेफ्स के ज़रिए। अब बारी है रहमत है मेहमान की, जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है और इसमें हम वतन अज़ीज़ के उन लोगों से, उन गौहर नायाब से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में एक उरूज हासिल किया है और न सिर्फ हासिल किया है अपने लिए बल्कि वतन अज़ीज़ की इकॉनमी के अंदर अपना हिस्सा अदा किया है और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसी अंदाज़ में काम करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पाकिस्तानी मसनूआत को रोशनास कराएं और यहाँ पर रोज़गार का पहिया चलाने में हुकूमत की और प्राइवेट सेक्टर की मदद करें। आज ऐसे ही हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और निटवेयर एंटरप्राइज टेक्सटाइल कंपनी निटवेयर नाम से ज़ाहिर है कि लीडिंग एक्सपोर्टर्स में से एक हैं दुनिया भर में निटवेयर के। और मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू का महवर जो है पाकिस्तान में निटवेयर इंडस्ट्री और इसका एक्सपोर्ट। तो हमारे साथ जनाब अख्तर इस्माइल साहब मौजूद हैं। अख्तर भाई, अख्तर भाई बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आज का प्रोग्राम इस एतबार से थोड़ा सा यूनिक होगा कि आप पहले टेक्सटाइल के हवाले से वो पहले हमारे मेहमान हैं जो निटवेयर से, और निटवेयर जो है मेरा ख्याल है निटवेयर आप समझते हैं कि बनियान और अंडर गारमेंट्स में वो तमाम शोबे जो है कमो बेश निटवेयर का हिस्सा होते हैं सर। तो ये अहम तरीन ज़रूरत है और शायद इस मौजू पर जितनी बात सैर हासिल हुआ गुफ्तगू जो है वो आज होने वाली है, शायद इससे आप सब भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। और हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारी इस सेगमेंट का आगाज़ होगा एक इंतहाई खूबसूरत और मुंतखब कलाम के साथ और हमारे साथ मोहतरम जुनैद कासमी साहब मौजूद हैं। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप जब भी आते हैं हमारे इस स्टूडियो की रौनक और जीनत बढ़ जाती है। तो आज भी कोई एक खूबसूरत कलाम के चंद अशार आता हो जाएँ। कर दो लिल्लाह करम ऐ मेरे शाहे उमम, दीद जलवों की अता कीजिए आँखें हैं नम, कर दो लिल्लाह करम, कर दो लिल्लाह करम। रहमते रब्बे उला सरवरे अर्ज़ो समा, रहमते रब्बे उला सरवरे अर्ज़ो समा, हम गुनाहगार सही तेरी उम्मत में है हम, कर दो लिल्लाह करम ऐ मेरे शाहे उमम। सब्ज़ गुंबद की फ़क़त तिश्नगी औज पे है, सब्ज़ गुंबद की फ़क़त तिश्नगी औज पे है, रखना या सल्ले अला हम फ़क़ीरों का भरम, कर दो लिल्लाह करम ऐ मेरे शाहे उमम। है दुआ शाम सहर हो मदीने का सफर, है दुआ शाम सहर
सांस पे जभी झुकते ही निकले ये दम, कर दो लिल्लाह करम, ऐ मेरे शाहे उमम। है दुआ सीख ले वो नात लिखने का हुनर, है दुआ सीख ले वो नात लिखने का हुनर, कर दो इशरत को अता या नबी ऐसा कलम, कर दो लिल्लाह करम आका, कर दो लिल्लाह करम। दीद जलवों की अता कीजिए आँखें हैं नम, कर दो लिल्लाह करम, ऐ मेरे शाहे अल्लाह करम, ए मेरे शाह उमम। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अल्फाज। मुमताज़ नात गो शायर और नातख्वां जुनैद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका इतने रूप और आगाज़ के लिए, हमारे आज की नशिस्त के लिए। नाज़रीन किराम, आगाज़ में कहा मैंने कि हमारे साथ अख्तर इस्माइल साहब मौजूद हैं निटवेयर इंटरप्राइजेज़ के। अख्तर साहब, आगाज़ और फॉर्मेट प्रोग्राम का कुछ इस तरह का है कि हम नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए, नौजवानों को मोटिवेशन के लिए आगाज़, आज एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब एक्सपोर्टर निटवेयर इंटरप्राइजेज़ के अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर कोई तो आगाज़ होगा उनका भी, कोई आगाज़। उस आगाज़ की तरफ मैं चाहूँगा कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के वो अय्याम अख्तर साहब ने कैसे गुजारे, किस तरह से फील्ड में। नॉर्मली मेरे आधे से ज़्यादा मेहमानों ने ये कहा, क्योंकि मेमन कम्युनिटी की एक रिवायत है कि 16-17 साल मैट्रिक हुआ, इंटरमीडिएट हुआ तो बच्चों को जो है वो कारोबार की तरफ राग़िब करने के लिए कुछ ना कुछ वक्त देना पड़ता है। तो क्या ये फैमिली बिजनेस था, ये आपका अपना स्टार्टअप था, और आपके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कैसे होता है? तालीम कहाँ, थोड़ी सी इब्तदाई तालीम का भी जिक्र हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी हमारे नौजवानों के लिए। वही आपने कहा कि जैसे मेमनों का एक कॉन्सेप्ट है, 15-16 साल में बच्चे को बिजनेस में डाल देना। सही। तालीम मेरी बिल्कुल नहीं है, हाँ, नहीं के बराबर है, आप यही समझे। क्या बात और है? मेरे वालिद साहब का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस 80s से वो कपड़े के काम में ही थे। फिर एक्सपोर्ट किया उन्होंने, 84 से स्टार्ट किया, 88 तक किया। फिर मैं जब फील्ड में आया तो उन्होंने मुझे उठा के अपने दोस्त के यहाँ जॉब पे भेज दिया। क्या बात है, पहली ट्रेनिंग आप कह सकते हो। रज़ाक साहब थे, बहुत वालिद साहब के अच्छे दोस्त थे। मैं एक सेकंड के लिए नाज़रीन, मैं ये एक नुक्ता, जब हम हाज़रीन से, हमारे मेहमानों से जब ये बात करते हैं ना, ये एक नुक्ता आपके लिए काबिल गौर है और आपके लिए सीख है इसके अंदर। एक बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद मोहतरम, उनका बेटा जब ज्वाइन करता है तो वो अपने दोस्त के पास जॉब के लिए भेज देते हैं। सर थोड़ा सा आ गया ये तो तकरीबन कोई 4-1 साल मैंने जॉब की। उस जॉब में क्या क्या करना पड़ा? उस जॉब में आप समझे मैंने सारे काम किए। जो ऑफिस के अंदर एक चाय वाला भी था, मैं गाड़ी का लोडर भी था, गाड़ी भी चलाता था, लोडिंग भी करता था, सारे काम मैंने और नहीं आया ऐसा मेहमान हमारी आज इस नशिश में अब तक नहीं आया जो बता रहा है कि ऑफिस बॉय से लेकर लोडर तक और लोडर से लेकर बाकी तमाम टेक्निकल कामों तक एक बच्चा जिसको वालिद ने अपने दोस्त के यहाँ जॉब पे रखा। सर, और जब मैं सुबह ऑफिस एंट्री करता था तो उनकी एक नसीहत होती थी मेरे लिए कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, 6 बजे के बाद तुम्हारा अंकल हूँ। ये उनकी खास नसीहत। तो वक्ती तौर पे तो शुरू में मुझे बुरा लगता था जी, लेकिन वो आज तक काम आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे माशाल्लाह।
अल्लाह उनको खुश रखे, खुर्रम रखे। तो मैं आके शुरू में कंप्लेंट भी करता था वालिद साहब को कि वो आपके दोस्त है, वो कहाँ भेज दिया मुझे। वो तो रगड़ा दे रहे हैं मुझे। कह रहे मेरा ताल्लुक नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। तो वो वक्त ही मैंने कहा ना था, बुरा लगता था, लेकिन बिल्कुल लेकिन इस एज में लगता है वो हर चीज़ के वालिद का अपना बिजनेस है, उठा के मुझे जॉब पे भेज दिया। क्योंकि वालिद साहब मुझे अक्सर ये कहते थे कि तुम अगर मेरे पास डायरेक्ट आओ, मेमनों में आपको पता है रात को जागना, सुबह लेट उठना, तो बोले 12-1 बजे आएगा फैक्ट्री, फ़ायदा कुछ नहीं, इससे अच्छा सुबह जाओ तुम। तो रूटीन में और 10 बजे के बाद मेरी गैर हाजिरी लगती थी, अगर मैं लेट हुआ तो गैर हाजिरी, सैलरी कटती थी, ये भी था उधर सिस्टम था। तो अल्लाह का शुक्र है वो एक सिलसिला चला। फिर कुछ दोस्त थे, हम उन्होंने मिल के फिर हमने अपना कारोबार शुरू किया 96 में। पहला 96 में ये पहली दागबिल आपने डाली अपने कारोबार की। ये नेटवर्क के कारोबार की बात कर रहे हैं? नेटवर्क से उसी वक्त से नाम। कहाँ कैसे आगाज हुआ, मतलब परचेज करके सिर्फ स्टिच हो रहा था, बन रहा था, या बाकायदा बुनियाद से आगाज कर रहे थे? रेंटल फैक्ट्री लेके स्क्रैच से शुरू किया। बंद फैक्ट्री थी। बंद फैक्ट्री थी। ओह, बड़ी मशहूर फैक्ट्री होती थी साइड की, अब्दुल्ला गारमेंट। अब्दुल्ला गारमेंट, यस बिल्कुल जी हाजी खालिक की। तो वो हमने रेंट पे ली थी। उसको फिर दोबारा स्टार्ट किया, पूरा शुरू किया काम। फिर हमने अपना बिजनेस अपनी जगह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 96 से 4 साल के अंदर कितने लोग थे सर वो आगाज करने वाले, जो बुनियाद डालने वाले? आप जो मैं और मेरे 2 पार्टनर थे, और तकरीबन मेरी फैक्ट्री में उस वक्त स्टार्ट में 100 आदमी काम कर रहे थे। आगाज ही 100 लोगों से हुआ। नाज़रीन, आपको लगता है किसी फिल्मी स्टोरी, मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ इसी अंदाज की है कि एक बच्चा जो है वो इसके अमीर बाप का बच्चा किसी के पास जॉब कर रहा है, वहाँ पर सारे अंदाज के काम कर रहा है, फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बंद फैक्ट्री का पहिया चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने हाथ पांव भी काले कर रहा होगा, और आगाज़ होता है 100 लोगों की एक मुलाजमीन की। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। डाइंग हाउस था, तकरीबन 100 कमो बेश ऊपर नीचे होंगे, समझ रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हमने अपनी जगह की 3 साल के अंदर 99 में अपनी जगह ली अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बनाया फैक्ट्री को, फिर एक्सपोर्ट शुरू किया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या बात, बहुत खूब। इसमें ये एक सोच, एक ये हमारे बुजुर्गों की ये बातें। और फिर कोई लोग ये कहे कि मेमन क्यों कारोबार में इतना तेज़ होता है या क्यों इतना शार्प होता है, तो इसकी वजह आपने देख ली कि एक बाप अपने बेटे को सीखने के लिए किसी और जगह भेजता है और बताता है, क्योंकि उसको कारोबार के रुमूस और उसलूब का आना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। सर, अब कहानी आगे बढ़ गई है, और लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल है ना, वो अल्लाह ताला के बाद वो मेरी माँ का है। उसकी दुआओं से मैं आज यहाँ बैठा। कभी माँ से ये शिकायत की थी आपने? क्योंकि यकीनी तौर पर आप एक खाते पीते घराने से ताल्लुक, फिर आपको भेज दिया गया किसी ऐसी जॉब पे जिसका आपने गिला भी किया कि यार मुझे कहा, और ये नेचुरल है, मैं भी होता शायद तो यही करता, और आज का नौजवान भी यही कर रहा है। उस गिला के लिए माँ ने क्या आपको शफकत दी? माँ ने कहा सब अच्छा होगा। वो हमेशा दुआ करती थी, और मेरा तो आज भी ईमान है, वो कबर से भी मेरे लिए दुआ करती है। ये ईमान ही हमें पक्का रखना है अपने वालिदैन का, कि वो कहीं भी होते हैं दुनिया में या आखिरत में, अल्लाह ताला के मेहमान भी होते हैं, तो वहाँ भी हमारी खुशी पर और हमारे गम पर आंसू बहाते हैं। ये हमारा ईमान है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर, नेटवेयर इंडस्ट्री, मैं तो क्योंकि आज मुझे वैसे तो नहीं दिल चाह रहा कि मैं आपकी शख्सियत के अलावा या आपके साथ गुजरने वाले हालात के अलावा कोई बात करूं, इससे ज़्यादा सीख मेरे लिए या हमारे नाज़रीन के लिए हो नहीं सकती। लेकिन नेटवेयर इंडस्ट्री एक बड़ी फाइन इंडस्ट्री है, बड़े बड़े नाम नेटवेयर इंडस्ट्री के ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एक्सपोर्ट की दुनिया का भी बहुत बड़ा नाम है। तो पाकिस्तान की नेटवेयर इंडस्ट्री को पहले तो ये बताइए कि सिर्फ नेटवेयर इंडस्ट्री क्यों, और यहाँ पे क्यों? क्या आपका आगाज़ अपने वालिद से मोहतरम से यही नेटवेयर था, या आपको मौका मिला कि ये नेटवेयर की तरफ? वालिद साहब इसी बिजनेस में थे। जी। उनका अपना कारोबार भी इसी नेट्स का ही बिजनेस था उनका भी एक्सपोर्ट सारा नेट्स का ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को पैरेलल मैं अलग चला रहा था, वो अलग चला रहा था। अब पाकिस्तान की नेटवेयर इंडस्ट्री को आप एज एन सीनियर मोस्ट अख्तर इस्माइल साहब कहाँ देख रहे हैं आज की सतह पर, और कहाँ से आगाज़ हुआ था सर? किस तरह से ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहे? अल्ताफ भाई, आज की सतह पे तो बहुत तकलीफ में है नेटवेयर इंडस्ट्री से, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं है कोई, और यूटिलिटीज़ जो मेन फैक्टर है बिजनेस का, वो है हमारी गैस, बिजली और पानी, उसकी हर वक्त शॉर्टेज है। अगर हम खित्ते में कंपैरिजन करें ना, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, जी, हमारे पास अल्लाह के करम से सारे रिसोर्स है इस मुल्क के अंदर। क्या बात, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ने कोई कमी नहीं दी, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। हम दुनिया के 5 मुल्कों में कॉटन प्रोड्यूसिंग में नंबर टॉप पे रहते थे,
आज हम रुई इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, आज भी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन आज ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोडक्शन नहीं है, लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। और हम जिस फील्ड में है ना अल्ताफ़ भाई, वो टोटल वैल्यू एडिशन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 यूनिट है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के करम से 2500 से 3000 आदमी काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम है। अल्लाह ताला किसके नसीब से देता है हमें नहीं पता। और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, मैं आपके टीवी चैनल, मेमन टीवी चैनल से एक मैसेज दूंगा कि अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना, तो आप अल्लाह से कारोबार करो। आप अल्लाह को अपना पार्टनर बना लो, आपके सारे मामलात बेहतर होंगे। माँ बाप की दुआएं लो और अल्लाह को अपने कारोबार में पार्टनर बना लो, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो बंदा कभी नाकामयाब नहीं होगा, कभी नाकामयाब नहीं होगा। अपने ज़ोर बाजू से मैं बताइए रहा हूँ किस मकाम से जो ट्रेनिंग लेके इसके बाद गुज़िश्ता कई सालों से अपने सारे मामलात को न जाने कहाँ से कहाँ ले जाने वाले आज कह रहे हैं कि अगर कामयाब होना है, अपने ज़ोर बाजू को इस वक्त भी ये भूल रहे हैं। अख्तर साहब कह रहे हैं अगर कामयाब होना है तो अल्लाह से लगा लो और कारोबार करो, तो अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला कभी घाटा नहीं होगा। ये अल्लाह का भी फरमान भी है और अल्लाह का वादा है हम सबके साथ कि अगर अल्लाह से कारोबार किया तो कभी घाटा नहीं होगा। लग रहा होगा ये घाटा है, देखिएगा कहाँ तक ये आपका घाटा जो है वो नफ़े में बदल जाता है। हमारे साथ रहिएगा, बहुत ही ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हमारी आज की इस नशिस्त का हिस्सा है। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद दोबारा आते हैं और मोहतरम जनाब अख्तर इस्माइल साहब से दोबारा यहीं से गुफ्तगू का रिश्ता जोड़ते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद। वक्फे के बाद दोबारा रहमत है मेहमान के सिलसिले का। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा और डायरेक्टली एक सवाल जो मेरे जहन में वक्फे पे जाने से पहले आया था मैं दोबारा आप सबके सामने दोहरा दूँ। अल्लाह से कारोबार करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा, और ये हमारे कई मेहमानों ने ये मुझे अब तक ये जहन में नहीं आया। अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब ये बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये पूछूं और हमारे नौजवानों को ये बताऊं कि अल्लाह से कारोबार से मुराद क्या है और किस तरह से हम अल्लाह से कारोबार कर सकते हैं। अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखें। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक खाना खिलाना है। और हो सके जितना अल्लाह ने आपको दिया है, सबको पता है उसके पास क्या था और क्या आज वो है। पिछले हम कहीं अगर 10-15 साल पहले चले जाए, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, मैं तो अपने आप को कंपेयर करूँगा, 0 माइनस 2017 टोटल लॉस। फिर मेरे एक दोस्त बड़े अच्छे, जावेद साहब नाम है उनका, माशाल्लाह मशहूर मेमन शख्सियत है,
उन्होंने मुझे बिठा के कहा कि बेटा ये काम कर ले, और विद इन 4 से 5 साल में 1 फैक्ट्री 1 घर सब फारिग हो चुका था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 फैक्ट्री 2 घर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से कारोबार, अल्लाह से कारोबार और माँ की दुआ, माँ की दुआ, अल्लाह से कारोबार, माँ की दुआ। मैंने कहीं किसी लेक्चर में सुना था, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, कि कुरान करीम में अल्लाह ताला खेती के सिलसिले में फरमा रहे हैं एक किसान से कि तुम्हें रोशनी मैंने दी, तुम्हें पानी मैंने दी, ये ज़मीन का टुकड़ा मैंने दिया, तो इसमें मेरा हिस्सा ज़रूर रखना है आपने। तो कहा कि आपका हिस्सा कैसे तो पहुँचेगा, बोलो ज़रूरतमंदों में बांट दो। तो ये मेरा हिस्सा जो है, ये मेरा हिस्सा, मेरी पार्टनरशिप जो है तब ख़त्म होगी। तो ये क्या जो ये करते हैं वो उनको कोई गिरा नहीं सकता और इनको उठने से कोई रोक नहीं सकता। कई ज़िंदा लिविंग एग्जाम्पल्स हमारे सामने जब मौजूद होती हैं, निटवेयर और एक्सपोर्ट। आपने कहा कि इतने नामसाइद हालात हैं और मैं हमेशा हमारे टेक्सटाइल से वाबस्ता मेहमानों से ये गिला करता रहा हूँ कि हम तो स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं जी, पत्थरों के दौर में, जहाँ एक ज़माने में हम जब अब साइट एरिया से अब अगर हम निकलते हैं तो लकड़ी की बड़ी बड़ी टालें जैसे हम कहते हैं, अब लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं। तो मैंने एक बार किसी से पूछा कि लकड़ी का यहाँ क्या काम है, तो कह रहा भाई अब वो गैस के दौर ख़त्म हो गया, हम अपने फर्नेसेस, अपने जितने भी बॉयलर्स हैं वो हम इससे चलाते हैं। तो क्या ये हकीकत है और इस दौर में फिर हम दुनिया के साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे सर? मेरी अपनी फैक्ट्री में लकड़ी जलती है, गैस शॉर्टेज है, सबको पता है। फिर अगर शिपमेंट्स होती है तो सैटरडे क्लोजिंग आ जाती है, संडे बंद करना पड़ता है, आप शिपमेंट नहीं दे सकते टाइम पे, प्रेशर कम हो जाता है, सर्दियों में गैस शॉर्ट होती है, इश्यूज बहुत है। मैंने आपसे कहा ना, हम अपने एक्सपोर्ट को डबल कर सकते हैं। बात वही है कि हुकूमत वक्त का काम है कि आप जो बेसिक नेसेसरी 3 चीज़ें, गैस, बिजली और पानी, वो तीनों चीज़ें दे दें, आप देखें आपका मुल्क कहाँ है। खुदा के लिए वो तमाम अरबाब इख्तियार, शायद हम एक जो है वो कुएं की आवाज़ तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन अगर यह आवाज़ हमारे कई अरबाब इख्तियार तक, कानून तक पहुँचे, तो मैं उनसे खुदा का वास्ता देकर उनसे कह रहा हूँ, खुदा के लिए हमारे पाकिस्तान पर, ये उमरा नहीं है, ये पाकिस्तान का सनत का पहिया, हमारी मईशत का पहिया चलाने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ये वो मज़दूर हैं जो हमारा पहिया चला रहे हैं, इनके अंडर में हज़ारों लोग अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। खुदा के लिए इन पर रहम कीजिए और इन्हें वो बुनियादी ज़रूरत जो दुनिया के हर मुल्क के लिए होती है, हर मुल्क में सनतकार को दी जाती है, वही दे दीजिए। वो आपसे कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं मांग रहे। बहरहाल बड़ा दिल दुखता है इस किस्म की बातें जब कभी हमारा कोई इतना बड़ा सनतकार बात कर रहा हो। सर अब जब ये सारे मामलात हैं तो कैसे कम्पीट करेंगे हम? दुनिया का कितना फ़ीसद एक्सपोर्ट की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं? हमारे साथ बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स, हमारे बिल्कुल साथ इंडिया और बांग्लादेश बैठा है जो कि यकीन तौर पर टेक्सटाइल में हमारी इस कमी से फ़ायदा उठाकर खला बन रहा है। पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की क्वालिटी उन दोनों ममालिक के मुकाबले में और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की क्वालिटी देखिए, कॉटन वाइज तो अल्ताफ़ भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अब नहीं है। अब हम इंपोर्ट पे चले गए। अब हमारे सारी चीज़ें तकरीबन कॉटन 50% इंपोर्ट होती है। बांग्लादेश भी इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया के पास अपनी कॉटन है। इंडिया का एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडिया आज 700 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट करता है। 700 बिलियन जी, और उसमें 350 बिलियन आईटी है जो 100% प्रॉफिट वाला काम है, जिसमें कुछ नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं। हम 3 बिलियन पे और हमारे मुश्किलात उसमें भी बहुत है। तो टोटल एक्सपोर्ट हमारी 3 बिलियन है आईटी की जी, और टोटल हमारी सब मिला के 30 बिलियन है। हमारा तो शॉर्टफॉल ही है ना, डॉलर्स का ही शॉर्टफॉल है हमेशा। समझ रहा हूँ। इम्पोर्ट हमारी 80 बिलियन के करीब है। 30 बिलियन हमारे सारे मजदूर भाई और सारे जितने ओवरसीज रहते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो हमेशा हम शॉर्टफॉल में ही चल रहे होते हैं। तो ये एक्सपोर्ट से हर मुल्क तरक्की करता है एक्सपोर्ट से। एक तो देखिए सबसे बड़ी का रोज़ी माश, सबसे मेन चीज़ है आपकी कितनी बड़ी, हमारे पर लेबर क्लास बहुत है, आपको पता है। हमारा एक लेबर क्लास, चाहे कराची हो, पंजाब ले लें आप, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर लेबर बहुत है और कोई इशू नहीं है, लेकिन काम नहीं है। प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है, 10 प्रॉब्लम है। हम एक्सपोर्टर अगर है तो उसको चलाने के लिए हमें 10 नहीं 50 चीज़ें कभी कभी इशू फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट डिपार्ट से सब कुछ है। बहरहाल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि अगर इस मुल्क को सही पट्टी पे लाना है तो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट फ्रेंडली मेजर्स जब तक हम नहीं बनाएंगे, ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे। दुनिया में आज चाइना कहाँ पहुँचा है, मैं और आप
वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि ऐसी कौम आज दुनिया की मुआशी पावर, सुपर पावर बन चुकी है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो इंसेंटिव्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं वहाँ पे, जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आज चाइना कहाँ पहुँचा हुआ है? क्या वो टैक्सेस की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होगा? सारे सिर्फ टैक्सेस जो है वो सनतकारों पर ही लगेंगे। हमारी FIA FBI सारी यही काम करेंगे, मतलब उनके लिए कोई और इनको इंसेंटिव देने की कोई बात नहीं है। सर जब ये चलेगा, ये मामलात आपके साथ चलेंगे, तो फिर कैसे रोज़गार आप फराहम कर सकें? यहाँ तो मैंने ये सुना है कि जो अब से चंद साल पहले लेबर की शॉर्टेज हुआ करती थी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, अब बेरोज़गार हो रही है, फैक्ट्रीज़ को ताले लग रहे हैं। क्या ये बात हकीकत है? काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हैं। देख कंपैरिजन करें 2001 और 2000 में इंडिया की एक्सपोर्ट कुछ 40 बिलियन थी। 40 बिलियन, ठीक है। हम उस वक्त 25-26 पे थे। आज इंडिया 700 बिलियन है। 700 बिलियन, 700 बिलियन, और आज हम 30 पे। और ये फ़र्क है। तो विजन की बात है, सबसे बड़ी बात है विजन की है। देखो करप्शन वहाँ भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह होती। बांग्लादेश हमसे कहाँ था, आज कंपैरिजन अब डॉलर करे, टका कहाँ चलेगा। बांग्लादेश से लोग यहाँ आते थे काम करने के लिए, ऐसे ही था कि यहाँ से डबल उसको पैसे मिलते थे तो वो अपने घर भेजता था। आज वो हमसे 3 टाइम्स है, स्ट्रॉन्ग है हमसे, और उसकी एक्सपोर्ट 50 बिलियन क्रॉस हो गई। 50 लेबर स्किल, उनकी लेबर क्लास अलग है, सब कुछ है, सारी चीज़ है। मैं वही कहता हूँ जिस मुल्क में विजन है वो मुल्क तरक्की करेगा। दुबई मिसाल है आपके साथ। हाँ, कहाँ पहुँच गया? छोड़ दें आप, सबसे बड़ा पहला जहाज देने वाला कौन है? PIA। और आज उनकी इमारत कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ हैं? और उनका आजकल आपको पता है उनका EK पहली फ्लाइट क्या था नंबर? EK, एमिरेट्स कराची। दुनिया में आज तक वही नाम चल रहा है, EK। फ्लाइट नंबर आगे से चेंज होता है, लेकिन EK उन्होंने आज तक नहीं चेंज किया। EK इमारत टू कराची, ये पहली फ्लाइट भी थी, और पाकिस्तान के PIA के इंजीनियर्स ने, PIA के जहाज़ों ने आगाज़ किया, और आज PIA कहाँ खड़ी है और इमारत कहाँ खड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ वही बात जो बार बार अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि विजन की बात है। बदकिस्मती से हम जिन ट्रैक्स पर जा रहे हैं, हमारे लिए जो चीज़ें प्रायोरिटी हैं दुनिया ने उनको दफ़ा दूर कर दिया है। उन तमाम चीज़ों को, उन सियासी मामलात को सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी मईशत की तरफ ध्यान दिया है। बदकिस्मती है हमारी कि हम किन राहों पर और डगर पर चल निकले हैं। सर बड़ा दिल दुखता है, और यकीन तौर पर मैंने भी शायद आपके कुछ ज़ख्मों को हरा कर दिया इन तमाम चीज़। अब थोड़ा सा कम्युनिटी की तरफ आते हैं, और खुदा करे कि ये तारे हालात इतने मुआफ़िक हों कि आप जैसे सनतकार जो अल्लाह से जो है वो तिजारत का वादा कर रहे हैं, उनके लिए इतने आसान यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस हो जाएं कि आप 100 नहीं, 1000 नहीं, हज़ारों लोगों को अपने ज़ेरे सरपरस्ती रोज़गार फराहम कर सकें। मेमन लीडरशिप फोरम के कई अहबाब आपके साथ हमेशा साथ साथ रहते हैं। रहीम जानू साहब के बहुत अच्छे मरासिम है, अख्तर यूनुस अरफा साहब यकीन तौर पर हम सब के लिए इंतहाई मशअल राह होते हैं, पाकिस्तान चैप्टर के वो हेड हैं। हमजा ताबानी साहब भी हमेशा से साथ साथ रहते हैं। एक तो मेमन लीडरशिप फोरम भी, और इवन मेमन कम्युनिटी की ओवरऑल यकीन तौर पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी। कैसे देखते हैं कम्युनिटी में होने वाले वो तमाम काम जो फलाह व बहबूद के लिए ख़ास तौर पे और कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए हो रहे हैं? कहीं आपको कोई तजवीज़ देनी हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ पर सारे लोग मेमन कम्युनिटी ख़ास तौर पे हमारे माशाल्लाह रहीम जानू साहब हो गए, अख्तर अरफा हो गए, आसिफ इस्माइल है, हमजा ताबानी, हमजा है, अयाज बंदूकड़ा है, हाजी उस्मान परदेसी, ये वो लोग सारे वो लोग हैं, ये पायनियर्स है माशाल्लाह। और एक चीज़ आपने नोट की होगी अल्ताफ़ भाई, मेमनों को चैरिटी का बड़ा शौक है, बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ने उतना ही नवाजा है, इसमें दो राय नहीं है। बेशक जितना इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में मेमन जितना चैरिटी करता है, मैं नहीं समझता कोई कम्युनिटी करती। ये मेरा ज्यूम है, बल्कि मुझे यकीन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो। मैं इत्तेफाक एक बार डॉक्टर बारी साहब के साथ बैठा था, कह रहा है जो मेमन करता है ना वो कोई नहीं करता। इंडस हॉस्पिटल के जब जिक्र हुआ तो मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि पहले जो चंद 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल इंडस हॉस्पिटल था, अब 2 नए टावर्स के साथ 1350 नई इंडक्शंस, नए बिस्तरों का इजाफा हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि उस हॉस्पिटल के बानी, फाउंडर और अब तक कामयाब तरीन मॉडल हमारे सबके सामने पेपरलेस मॉडल है वहाँ पर, कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप किस रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको कोई पेपर नहीं दिया जाएगा। पेपरलेस हॉस्पिटल हम कह सकते हैं या पेपरलेस चैरिटी कह सकते हैं। उनका बानी, फाउंडर जो है वो कह रहे हैं कि मेमन कम्युनिटी जो है के लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इंडस में एक नाम और ऐड कर ले, हमारे मेमन के सलीम ताबानी, वो हेड करते सब। क्या बात है, सारा फाइनेंस, सारे अप्रूवल्स वही देते।
सलीम ताबानी साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने बारी साहब के साथ शाना बशाना जो है इस हॉस्पिटल को एक ऐसा मिसाली हॉस्पिटल बनाया है और ख़ुद हमारी पर्सनल यादें इस हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेमन टीवी की टीम इन तमाम चीज़ों को जो अब तक हम मीडिया के ज़रिए देखते रहे हैं, हम अपनी मीडिया के ज़रिए हमारी कम्युनिटी को बताएंगे कि ना सिर्फ हम पैसों के ज़रिए या अपने फ़ंड्स के ज़रिए बल्कि अपनी एक्टिविटीज़ और अपने ज़ोर बाजू से भी इस हॉस्पिटल को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कम्युनिटी को कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात में? खाना पीना और नो डाउट कि चैरिटी अपनी जगह है, आप समझते हैं कि एजुकेशन पर फोकस हुआ है और मज़ीद ज़रूरत भी है? बहुत ज़रूरी। माशाल्लाह शबीर भाई किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। शबीर हारून, शबीर भाई बहुत फोकस करते हैं। अयाज बंदूकड़ा इस पर बहुत फोकस है और ज़रूरी है। तालीम वो चीज़ है, बेस है इंसान के लिए। देखिए मैंने नहीं पढ़ा ना तो मुझे फील होता है। ये मेरा एक सवाल ज़रूर था कि आपने कहा कि मेरी एजुकेशन नहीं थी, वजह कुछ भी हो सकती है, तो आपने कहीं दौरान सफ़र अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका कामयाब तरीन सफ़र है, कभी महसूस किया आपने कि यार अगर तालीम भी इसके साथ ऐड हो जाती तो मैं कहाँ होता? और तालीम ना होने के बावजूद वो कौन सा एक फैक्टर आपको था जो आपने कहा कि यार ये तालीम तो नहीं है लेकिन ये मुझ में है जिसकी वजह से मैं अल्लाह ताला ने जो है मुझे अपने तिजारत के लिए, अपने साथ तिजारत के लिए मुंतखब किया है? नहीं, बहुत मैं तकरीबन दुनिया सफ़र की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर महीने ही जाता हूँ कारोबार के कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और सरकार बुला लेते, सबसे बड़ी बात है अपने दर पे, तो वहाँ भी हाज़िरी हो जाती है। तालीम की कमी कहीं महसूस हुई? बहुत जगह। वो चीज़ जब मैंने ये चीज़ नोट की तो मैंने स्पेशली अपने पांचों बच्चों को माशाल्लाह सबको ग्रेजुएशन कराई। बेटी भी पढ़ रही है बाहर जर्मनी, बेटा बाहर से पढ़ के आया है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे यहाँ से IBA से माशाल्लाह ग्रेजुएट हुए। ओहो, क्या बात है। छोटा हाफिज़ है मेरा, अब वो पढ़ रहा है, अब वो ओ लेवल्स में आ गया माशाल्लाह। तो पढ़ाई सर बेस है, ज़रूरी है इंसान के लिए। पढ़ाई वो चीज़ अल्ताफ़ भाई कि आपकी दिमाग के अंदर वो एक इंडस्ट्री है मेरे नज़दीक। अगर बच्चे ने पढ़ लिया तो आपने उसके दिमाग में इंडस्ट्री दे दी। मुझे कहीं जगह प्रॉब्लम आती है, एक जगह नहीं 10 जगह प्रॉब्लम आती है। किसी मीटिंग में हो, अब बच्चे वहाँ से पढ़ के आए, यहाँ पढ़ लिया। आजकल पता है आपको इंग्लिश का माहौल है, ग्रेजुएशन बहुत मस्त है। और मैं ये मैसेज दूंगा आपकी टीवी के तहत तवज्जुह से कि बच्चों को पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ ना करें, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। मैं कर गया कंप्रोमाइज़, ज़िद में आके अब्बू को बोला नहीं मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मैं कहूँगा कि बच्चों को आज के दौर में लाजमी पढ़ना चाहिए। ये एक कामयाब ताजिर, एक कामयाब सनतकार आपसे मुखातिब है अख्तर इस्माइल साहब। उन्होंने कहा है कि तालीम की अहमियत का मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़े मकाम पर पहुंच चुका था। कुछ शायद मैं वो मेरे अर्ली चाइल्डहुड के दिन तालीम में, अच्छी तालीम में गुजार लेता, लेकिन इसका इन्होंने रिटर्न, मैं कहूँगा खमियाजा इन्होंने इस तरह से अदा किया कि अपने तमाम बच्चों को आला तालीम, सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली प्रोफेशनल तालीम दिलाई है ताकि उनको ये कमी महसूस ना हो। हर बाप जो है अपने बच्चों के अंदर अपनी की हुई गलतियों को से सबक सीखने का जो अमल है उसको जारी रखता है। और आज एक रोल मॉडल की सूरत में जनाब अख्तर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। अख्तर भाई, आपकी जो आप बीती है ये हम सब के लिए मशअल राह है और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। घड़ी की सुइयाँ भी चल रही होती हैं हमारे सामने। आखिर में यकीनी तौर पर आपकी जो इनिशियल लाइफ की स्ट्रगल है ना, मुझे इससे कमोबेश मुमासलत नज़र आती है हमारे CEO अली गोडिल साहब की वो काविशें और कोशिशें जो इन्होंने चंद बरस पहले शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेमन टीवी ना सिर्फ मेमन बरादरी बल्कि ताजिर बरादरी का एक मुंतखब और मोतबर नाम बन गया है मीडिया के शोबे का। कैसे देखते हैं अली गोडिल की, इनकी टीम, हमारे ये सारी सर्विसेज जो आपने आज मुलाहिजा की? माशाल्लाह अली गोडिल तो मेमनों का ब्रांड है मेरे नज़दीक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने इसको बहुत कम वक्त में इतनी इज्जत दी है और इंशाल्लाह बहुत दुआएं कि जल्द ही अपना चैनल स्टार्ट कर देगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, रमज़ान की बरकत से ये मेरा ख्याल है कि हमारे एक और मेहमान ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी यकीन है कि इनकी सरपरस्ती में और इन जैसे और दीगर अहबाब ने जिन्होंने हमें ये दुआ दी है और हमें ये हौसला दिया है कि बहुत जल्द हम मेमन बरादरी का पहला सेटेलाइट चैनल इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। सर बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपका, आपके हमारी बहुत शुक्रिया आपका बुलाने करने के लिए। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, सारे कोऑपरेटिव है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, लेकिन हमारे
इस ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के नाम से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा इख्तिताम होगा। तो हदिया नात के चंद मुंतखब अशार पेश करने के लिए मैं एक बार फिर कासमी साहब से मुल्तमिस हूँ कि चंद अशार हो जाएँ। नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी गासिल, दीदारे नबी गासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। अख्तर इस्माइल साहब तशरीफ फरमा है और शुरू से मैं काफ़ी आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, गुफ्तगू आपने की है, लेकिन दो ही मौजू थे आपके, एक अल्लाह से कारोबार करो यानी उसके बंदों की खिदमत करो, और दूसरा माँ की दुआ। तो मैं चंद शेर, दो शेर इनके लिए पेश करना चाहता हूँ कि माँ को सुकून कब मिलता है। मौत की आगोश में जब था के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब था के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ।
बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। दर्द के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, दर्द के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मांगती अपने लिए कुछ भी नहीं अल्लाह से, मांगती अपने लिए कुछ भी नहीं अल्लाह से, मांगती अपने लिए कुछ भी नहीं अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, कब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है